स्वागत है आपका पावर ट्रेड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में कल की अच्छी रिकवरी के बाद आज भी संकेत ठीक ठाक है। अमेरिका में अच्छी रिकवरी हुई है और ट्रंप ने टैरिफ को लेकर एक और नरमी के संकेत दिए हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर नतीजों का सीजन चल रहा है। आज फिर निफ्टी के 3 नतीजे होंगे। एफएनओ की नतीजों की लंबी लिस्ट है, तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। आपको ट्रेड वाले शेयर बताएंगे। एफआईज की बाइंग लगातार 9 सत्र से हो रही है, इसके मायने क्या हैं, क्या एफआईज को लेकर जो चिंताएं थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। और आपको आज के सत्र में अगले 2.5 घंटे में एक से बढ़कर एक ट्रेड बताएंगे। खबरों वाले शेयर होंगे, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स होंगी, तो बहुत कुछ है, एक्शन भरपूर है। आपके जाएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन चलिए लेकर आते हैं पहले वो 4 बड़े ट्रिगर जो आज आपके फोकस में जरूर होनी चाहिए, उन पर पहले नजर डालते हैं। तो डाउ जोन्स और नैस्डैक में कल दिन के निचले स्तर से रिकवरी अच्छी रही है और डाउ लगातार 5वें सत्र में चढ़कर बंद होने में कामयाब रहा है। हालांकि गेंस रहे 100 अंकों के आसपास के, लेकिन मोमेंटम लगातार बना हुआ है और वहां पर भी नतीजों का सीजन चल रहा है। गिफ्ट निफ्टी हालांकि 40-50 अंक ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है, लेकिन एशियाई बाजारों से भी संकेत आज हम देखने की ठीक ठाक है। हैंगसेंग में करीब 200 अंकों के आसपास की तेजी है। तो ओवरऑल अगर हम ग्लोबल संकेतों की बात करें तो वो बाजार के लिए आज भी सपोर्टिव हैं। ऑटो शेयर आज फोकस में रहेंगे, खास तौर से भारत फोर्ज, संवर्धन मदरसन जैसे वो शेयर हैं जिनकी अमेरिका से आय करीब करीब 25% तक आती है। एक्सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है अमेरिका में और डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि ऑटो कंपोनेंट पर टैरिफ में वो राहत दे सकते हैं कंपनीज को, क्योंकि वो चाहते हैं कि अमेरिकी जो कार कंपनीज हैं या फिर ट्रक बनाने वाली कंपनीज हैं उनको कंपोनेंट की दिक्कत ना आए और वहाँ पर लोगों के लिए कॉस्ट ना बढ़े। नतीजों की बात करें, पीएनबी हाउसिंग, अडानी वेलमर के नतीजे अच्छे आए हैं और ओबेरॉय रियल्टी के नतीजे कमजोर हैं। तो मिक्स बैग आप कह सकते हैं। ओवरऑल थोड़ा सा पॉजिटिव हम देख रहे हैं कि सेंटिमेंट है नतीजों के फ्रंट पर और बाजार में वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व के नतीजे आज आ जाएंगे और नतीजों के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि बजाज फाइनेंस का बोर्ड बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट पर विचार कर सकता है। ट्रेंट और अंबुजा के भी नतीजे आएंगे। ट्रेंट के मुनाफे पर दबाव की आशंका है, तो नतीजों का ही हम देख रहे हैं कि फ्लेवर बना रहेगा। एक जो मसला है भारत पाकिस्तान के बीच में, जो पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, लोगों ने अपनी जान गंवाई, उसके बाद तनातनी बनी हुई है, बैठकें चल रही हैं, कुछ बड़ा हो सकता है, इस बात की भी आशंका है। उस खबर पर नजर बनी रहेगी, तो उसके चलते सतर्क नजरिया अपनाने की हम सलाह भी आपको दे रहे हैं। तो ये 4 अहम ट्रिगर अपनी आप विंडोज़ में देख पा रहे थे। अब जरा ग्लोबल मार्केट्स का सेट ऑफ भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि वो ग्लोबल मार्केट्स अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वहाँ से जो भी संकेत आते हैं भारतीय बाजारों के लिए कम से कम ओपनिंग का काम तो कर ही रहे हैं। ये बात तो तय है कि मार्केट अपने हिसाब से आ चुका है, बट ग्लोबल मार्केट्स में क्या हो रहा है अभिषेक, एक बार जरा वो भी सिलसिलेवार तरीके से बता दीजिए। से संकेत ठीक ठाक हैं। डाउ एस&पी 500 में लगातार 5वें सत्र में तेजी दिखी है। कल का जो बाजार था ऐसा लगा कि शायद 4 दिन की तेजी पर ब्रेक लग जाएगी। दिन के दौरान डाउ और एस&पी 500 दोनों के दोनों इंडेक्स करीब 1% नीचे थे, लेकिन रिकवरी बहुत ही शानदार आई है। डाउ करीब 350 अंक रिकवर किया, 115 अंक ऊपर बंद हुआ फाइनली जाकर। नैस्डैक हल्की गिरावट पर बंद जरूर हुआ है, लेकिन जो रिकवरी रही करीब करीब 235 अंकों के आसपास की रही। और नतीजों का सीजन चल रहा है और ये हफ्ता बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच अमेरिका में एस&पी 500 के करीब 1/3 नतीजे आने वाले हैं। हालांकि अब तक जो नतीजे आए हैं उसमें से 73% अनुमान से बेहतर आए हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली चीज ये है कि बेहतर नतीजों का जो प्रतिशत रहा है पिछले 5 साल में वो रहा है 77%। तो उस लिहाज से थोड़ी सी निराशा जरूर हुई है। आज कुछ आर्थिक आंकड़े भी आने वाले हैं। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े आएंगे, जॉब ओपनिंग के आंकड़े आएंगे, होम सेल्स के आंकड़े आएंगे। इस पर बाजारों की नजर रहने वाली है। नतीजों की बात करें तो बुधवार को यानी कि कल मेटा प्लेटफॉर्म के नंबर्स आएंगे और माइक्रोसॉफ्ट के नतीजे आएंगे। गुरुवार को एप्पल के, अमेजॉन के नतीजे आएंगे। ये प्रोडक्ट वाली कंपनीज हैं, बट थोड़ा थोड़ा सा हम देखते हैं कि नैस्डैक को चूंकि ये काफी
पुश करती हैं नेस्डेक टेक हेवी इंडेक्स से, तो थोड़ा सा उसका इम्प्लीकेशन हम भारतीय आईटी कंपनीज पर भी देखते हैं। ट्रंप ने ऑटो टैरिफ को लेकर थोड़ी सी नरमी के संकेत दिए हैं और ये खबर निकल के आ रही है कि कारों और ट्रकों में जो ऑटो कंपोनेंट्स जो यूज किए जाते हैं, अमेरिका में जो चीजें बनती हैं, तो उस पर टैरिफ में थोड़ी राहत दी जा सकती है। अमेरिका के वाणिज्य सचिव हैं हावर्ड ल्यूटनिक, उनका बयान आया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो घरेलू कंपनियां हैं और अमेरिका के जो ग्रेट वर्कर्स हैं उनको लेकर साथ चलना चाहते हैं और बड़ी पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हैं। और ये भी चीज आई है कि ट्रंप की कोशिश ये है कि जो कंपनीज अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस अमेरिका में शिफ्ट करती हैं उनको थोड़ी सी और राहत दी जाएगी, तो ये चीजें निकल के आई हैं। एशिया की बात करें तो आज हम हांगकांग में करीब करीब 100 अंकों से लेकर 200 अंकों के आसपास की तेजी देख रहे हैं। चीन के बाजार में थोड़ी सी सुस्ती है, कोरिया के बाजार में थोड़ी सी तेजी है। ओवरऑल मामला वहां से ठीक ठाक है। और अगर हम अन्य संकेतों की बात करें तो डिमांड घटने की आशंका है क्रूड की, तो थोड़ी सी नरमी आई है। $65 के आसपास कच्चे तेल का भाव है। सोना एक रेंज में है, थोड़ी सी हल्की सी बाइंग फिर से आई है। $3350 के आसपास के प्राइसेस हैं। यूएस में 10 साल की बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी और कम हो गई है, 4.2% का आंकड़ा है। और अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो स्ट्रेंथ हमने देखी थी, 99.5 के ऊपर निकला था डॉलर इंडेक्स, थोड़ा सा और नरम पड़ा है, 99.13 का आंकड़ा है। ओवरऑल संकेत ठीक है। गिफ्ट निफ्टी भी बहुत ज्यादा कोई मूव नहीं कर रहा है। 40-50 अंक हम देख रहे थे करीब घंटे भर पहले, ये भी आंकड़े थे और अभी भी ये आंकड़े हैं। मान के चलेंगे कि कल जो हमने तेजी बाजार में देखी है उसका एक्सटेंशन करने के संकेत कम से कम गिफ्ट निफ्टी फिलहाल सुबह सुबह जरूर दे रहा है। तो एक ग्लोबल मार्केट्स के कुछ एक नंबर्स हैं, लेकिन कल एक और नई चीज़ भी हुई है। हालांकि जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनके लिए तो कल जादुई दिन था, लेकिन जो नहीं देखते कल उनको भी मजबूरन देखना पड़ा। अभिषेक, कल शाम को 7:30 बजे के बाद तूफान आया क्या कहीं पे? तूफान आया जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में, ये तूफान आया है। और किसने सोचा था कि एक 14 साल का बच्चा, 14 साल क्या उम्र होती है मतलब, लेकिन ये मैच्योरिटी, ये स्ट्रेंथ मतलब लाजवाब है। दुनिया में ये भारत की ये धमक है। अब देखिए, पहले भी जब वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल की टीम में पिक किया गया, उनको खरीदा गया, तो मतलब लोग कह रहे थे कि शायद एज को लेकर कुछ गड़बड़ी है, कुछ दिक्कत है, लेकिन सारे के सारी जो चीज़ें हैं उसको उन्होंने दरकिनार कर दिया है और ये दिखाया है कि नहीं, उनमें काबिलियत है। 11 छक्के आईपीएल में ये हाईएस्ट है। मुरली विजय ने भी 11 लगाए थे, 11 वैभव सूर्यवंशी ने लगा दिए। तो इस लेवल पर ये मैच्योरिटी, ये स्ट्रेंथ, मुझे याद है कि U19 का एशिया कप का मैच था भारत और श्रीलंका का, उसके मैंने हाइलाइट्स देखे थे और सच में मुझे यकीन नहीं हुआ देखिए कि एक 13 साढ़े 13 साल का बच्चा ये कमाल की बैटिंग कर रही है। तो कल ये लाजवाब बैटिंग, दुनिया भर से तारीफें मिल रही हैं वैभव सूर्यवंशी को। और T20 क्रिकेट में यंगेस्ट इन द वर्ल्ड है, सबसे कम उम्र में सेंचुरी लगाने का कारनामा किया है। और यहां पर अगर हम आईपीएल की बात करें तो क्रिस गेल ने 30 गेंदों पर सेंचुरी लगाई थी, वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 5 गेंदें ज्यादा ली। उम्र कितनी कम है, क्रिस गेल से कम आधी की उम्र रही होगी जब उन्होंने ये सेंचुरी लगा दी है। 14.5 साल के आसपास की एज रही होगी। तो एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है क्रिकेट जगत के अंदर। अगर आप देखें तो नया उभरता सितारा है। तो जो लोग मैच कल नहीं देख रहे थे, मेरे जैसे लोग, वो भी कल एक बार मजबूर हुए मैच देखने पे। देखिएगा, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हाईलाइट जरूर देखिएगा। मतलब आप देखेंगे फिर भी आपको यकीन नहीं होगा कि अच्छा वाकई ये 14 साल का बच्चा है। ये मतलब लाजवाब बैटिंग है। और सचिन ने भी तारीफ की है कि जो बॉल को वो उसके पीछे आ रहे हैं, जिस तरीके से, जिस तरह से लेंथ को पिक कर रहे हैं और जो एनर्जी दे रहे हैं, वो लाजवाब, काबिल तारीफ है। सचिन का इस पर ट्वीट भी आया है, तो आप ये देखिएगा जरूर। ये चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा बात करते हैं एफआईज की कि एफआईज के आंकड़े किस तरह से आए हैं, उससे क्या संकेत मिल रहे हैं। लगातार 9 सत्र की बाइंग हो रही है और 9 सत्र में धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं कि सधे हुए कदमों से ये बाइंग हो रही है। ऐसा नहीं कि अचानक से कोई बड़ी बाइंग आ जाएगी 8,000 10,000 करोड़ रुपए के आसपास की। कल की कैश मार्केट में जो बाइंग रही है वो रही है 2474 करोड़ की। डीआईज ने भी लगभग उतना ही खरीदा, 2800 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग हुई है। हालांकि इंडेक्स ऑप्शंस में करीब करीब 8-9 हजार करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग है। डिब्बी कहीं ना कहीं एफआईज के इस ट्रेंड को देख के लग रहा है कि नहीं, वो अब भारत के स्ट्रेंथ को देखकर, भारत के फाइनेंशियल्स को, भारत के फंडामेंटल को देखकर वो वापसी कर चुके हैं। और अमेरिका में जो थोड़े थोड़े मंदी के संकेत हैं, वहां से मोह भंग हुआ है एफआईज का। हाँ, ये बात कह सकते हैं कि भारत के फंडामेंटल अपने आप में मजबूत हैं और ये बात भी तय है कि वो घूम घाम के वापस भारत के बाजार में ही आ रहे हैं।
और ये बात हमने कई बार आपको पहले भी बताई थी। आप देख लीजिएगा अमेरिका के अंदर जितनी जितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप खुद ही क्रिएट क्यों ना करें या कोई और जना क्रिएट करे, आपका वो पैसा घूम फिर के भारत के बाज़ारों में आएगा। अब आप ये सोच के देखिए, आपके देश के ऊपर एक आतंकी हमला हुआ, उस आतंकी हमले का भी सरकार को जवाब देना है। पूरा देश उस चीज़ की वेट कर रहा है कि क्या हम युद्ध की तरफ तो नहीं धकेले जाएंगे। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी एफआईज़ की होल्डिंग भारत में बढ़ी है। और आपको ये मैं आपको चलो एक रोचक आंकड़ा और भी बता देता हूँ। जब पिछली बार बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया था, तब भी एफआईज़ की होल्डिंग 42% नहीं थी। अभी एफआईज़ की होल्डिंग तब 34% के आसपास हुआ करती थी, अब एफआईज़ की होल्डिंग 42% पार कर गई है। तो ये आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय बाज़ारों में एफआईज़ का दबदबा है। और अभी आप जो कैश मार्केट्स के बार बार नंबर दिखाते हो, कई दिनों से नॉन स्टॉप पॉजिटिव चल रहा है। एक और अच्छी चीज़ जो कि फ्यूचर्स के अंदर भी बाइंग हुई है। अब मार्केट को इस चीज़ का डर नहीं है या इस चीज़ का थोड़ा ठहराव रहता है, लेकिन वो स्ट्रेंथ, वो पावर कंटिन्यू हो जाती है अगली सीरीज़ में भी। भले एक्सपायरी आ जाए बीच में, लेकिन एक्सपायरी रोक नहीं पाती है। मैं थोड़ा अपने प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जो एफआईज़ की होल्डिंग है, एक प्लेट ये दिखाना, एक जगह पे मैंने रिटेल की होल्डिंग्स भी लिखी हुई हैं, एक जगह पर ये भी दिखाना। मैं आपको एक पॉइंट आपको नोटिस कराता हूँ और ये पॉइंट आप बहुत बारीकी से जान लीजिएगा, समझ लीजिए, और ये बहुत काम का पॉइंट है। एफआईज़ की होल्डिंग जब जब बढ़ती जाएगी और रिटेल की होल्डिंग जब जब घटती जाएगी, इसका बैरोमीटर डाल देते हैं 50% का। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसका हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं 50% की। जब जब भी रिटेल की होल्डिंग 50% से कम हो और एफआईज़ की होल्डिंग बढ़ती जाए, तो समझ लीजिएगा बाजार काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है और वो नीचे नहीं जाएगा। वो अपने आप को, अपने सपोर्ट्स को पक्का करके रखेगा। और जब तक कोई बहुत बड़ी अब घटना नहीं होगी, तब तक बाजार इस नंबर को क्रैक नहीं करेगा। ये मैंने आपके लिए दोनों की होल्डिंग्स लिखवाई हैं। रिटेल की होल्डिंग देखिए 50% के बैरोमीटर से नीचे चली गई हैं लॉन्ग साइड की, और एफआईज़ की होल्डिंग पिछले 3 दिन से बढ़ रही हैं। तो ये अपने आप में जज करने के लिए, बताने के लिए सफिशिएंट है। आप बोलेंगे तो शाम को नंबर आता है, तो दिन में मार्केट के दौरान हम क्या करें? भले नंबर शाम को आता है, लेकिन अगले दिन भी आपके काम आएगा। ये नंबर को अगर आप कई सालों तक, कई महीनों तक इसको देखते रहेंगे ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या बात बोलना चाहता हूँ, और आप इस बात को मानेंगे भी कि हाँ, ये बैक टेस्टेड में आपने काफ़ी अच्छी चीज़ हमको बताई है। तो ये आपको मैं एक बहुत बारीक सी चीज़ आप बता रहा हूँ एफ एंड ओ के अंदर, कि जब जब रिटेल की होल्डिंग 50 से कम हो और एफआईज़ की होल्डिंग बढ़ जाए 2 दिन तक, इनफैक्ट कैश में थोड़ी बाइंग रहे और ऑप्शंस में हल्की सी सेलिंग रहे, समझ लेना बाजार स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। आज या कल अगर रात को आप एसजीएक्स निफ्टी देख रहे थे या गिफ्ट निफ्टी देख रहे थे, या सुबह भी आपने गिफ्ट निफ्टी देखा होगा 1 मिनट के लिए, तो आपको लाल निशान दिख रहा होगा, लेकिन बाजार खुलने से पहले गिफ्ट निफ्टी इस समय हरे निशान में आपको ऊपर आके खड़ा है। ये बताने के लिए सफिशिएंट था कि डरने और घबराने की बात नहीं है। अब रात को भले आप ना भी जागे ना, सिर्फ इस नंबर को पढ़ लें तो आपका काम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट मैं आपको और नोटिस करवाना चाहता हूँ, वो है डीआईएस की होल्डिंग। देखिए, डीआईएस ने अपना काम बखूबी निभाया, लेकिन अब डीआईएस ना अपना माल धीरे धीरे बेच भी रहे हैं। ये बात भी ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि एफआईज़ आया ना, एफआईज़ को अगर बल्क चाहिए तो कौन देगा? रिटेल तो देगा नहीं, तो देगा डीआईएस। तो डीआईएस ने माल धीरे धीरे करके उतारा है, अब उनकी होल्डिंग करीब 70% के आसपास ही रह गई है। एक और नंबर मैं आपको और दिखा देता हूँ। मैं एक बार जरा विक्स दिखा देना स्क्रीन पर, वॉलेटिलिटी इंडेक्स, और एक बार जरा पुट कॉल रेशियो भी दिखाना निफ्टी की, खाली निफ्टी की। हालांकि दोनों एक साथ लिखी हुई आएंगी, बट आप निफ्टी की मैं नोटिस कराता हूँ आपको। इंडिया विक्स अभी भी 17 के आसपास है। ये 17 के आसपास कॉशियस के स्टांस को बनाए रखने के लिए सफिशिएंट है। मैंने कल भी आपको बताई थी बात, आज भी आपको बता देता हूँ कि पुलवामा अटैक जो हुआ है, उसका अभी भी इम्पैक्ट मार्केट में डिस्काउंट होना बाकी है ना। ये सैटरडे संडे को नहीं हुआ, इसलिए मंडे को बाजार बहुत तेज़ी से ऊपर आया, और वो सीरीज़ का भी फर्स्ट डे था, तो पोजीशंस काफ़ी तेज़ बनी हैं। लेकिन अगर ये 2 से 4 दिनों में कोई भी भारत की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आती, तो ये बात भी मान लीजिएगा कि शायद मार्केट प्रतिक्रिया देगा ही नहीं। वो उस जगह पे जाके खड़ा हो जाएगा जिस जगह पे उसको प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वो डरेगा। देखिए, बच्चे को अगर आप बहुत कॉन्फिडेंस दे देंगे तो वो डरेगा ही नहीं छोटी मोटी चीज़ों से। तो ऐसे ही मार्केट है। मार्केट का एक बार उसका कॉन्फिडेंस जाग गया एफआईज़ की तरफ से, फिर ये पुलवामा अटैक की जो आप रेसिप्रोकल इम्पैक्ट भी करेंगे ना उसका, तब भी कोई इम्पैक्ट बाजार पे नहीं आएगा। इसलिए बाजार को अगर थोड़ा भी नीचे जाना है या बाइंग और डिप्स करना है,
पहलगाम वाले मैटर्स पे, वो आपका आना बहुत ज़रूरी है जब तक पहलगाम वाला पूरा मैटर ही अनफोल्ड नहीं होता। तो बस इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। बहुत ट्रिकी चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन करूँ क्या, मेरी भी मजबूरी है। मेरे सामने घटनाक्रम घटे तो मैं आपको एक एक मिनट की जानकारी देता रहूँ, लेकिन मेरे को जब जब मौका मिलेगा मैं सारे पॉइंट्स आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। मैंने FIs के मामले को आज थोड़ा ब्लेंड करके बोला आपके सामने, तो इसको थोड़ा ध्यान से एक बार सुन लीजिएगा। इसके अंदर मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं आपके लिए। ठीक है, एनालिसिस हमने कर ली पूरी समग्रता के साथ। अब आते हैं निफ्टी पर। 2 दिन में हमने जो कमजोरी देखी है, डिम्पी पूरी की पूरी भरपाई कल बाजार ने उसकी कर दी और निफ्टी में करीब 300 अंकों के आसपास का उछाल कल हमने देखा है। क्या मान के चलें कि जो हम पुरानी थियरी जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि बाय ऑन डिप्स, फिर से वही बाजार यहाँ पर हैं और 24,000 क्या अच्छे से अब प्रोटेक्टेड आपको दिख रहा है यहाँ पर? आज क्या करना चाहिए? 100% ये प्रोटेक्टेड मार्केट है और 100% ये एक अच्छा बाजार है। आप इससे देखिए, अंदाजा आपको मैं बताता हूँ कैसे होता है। आपको खुद भी देखेंगे, जब से 24,000 हमने गेन किया उस दिन के बाद से एक बार भी हमने 24,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। हम गए 2 बार हैं 24,000 के नीचे, बट क्लोज एक बार भी हमने 24,000 के नीचे नहीं किया। ये अपने आप में बताने के लिए सफिशिएंट था। एक्सपायरी आई, चली गई। ये पहलगाम वाला अटैक हुआ, अभी तक कोई रेसिप्रोकल अटैक नहीं हुआ, वो आया और जा रहा है। देखिए, हर चीज़ की समय और मर्यादा है। मैं फिर से बोल देता हूँ, जिस समय आपको खाने की भूख हो उसी समय आपको खाना मिले तो मज़ा है। आपका पेट भर जाए या आपकी भूख मर जाए फिर आपको सामने खाना दूंगा तो मज़ा नहीं है। ऐसे ही मार्केट भी जिस समय उसकी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, अगर वही हो जाए तो फिर मज़ा है, नहीं होगा तो मार्केट उसको इग्नोर मारेगा। चाहे वो अच्छी चीज़ हो चाहे वो बुरी चीज़ हो, बहुत चीज़ों में उसको इग्नोर करता जाएगा। तो वही चीज़ पहलगाम वाले मैटर्स में जब तक वो होगा नहीं तब तक मार्केट इसको हल्का हल्का धीरे करके अब इग्नोर वाली स्टेज पे जा चुका है। मैं इसलिए बताता हूँ 3 दिन के अंदर अगर कुछ भी नहीं हुआ तो इग्नोर ही करना शुरू कर देगा। फिर मार्केट्स में पहलगाम वाला चैप्टर आप भले क्लोज करना चाहे तो कर दें। ऐसी मैंने आपको एक बार जानकारी दी थी, आप जब टैरिफ वाले सारा डाटा बता रहा है, मेरा कुछ नहीं है, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, ना ही मेरे को कोई आके कोई बता रहा है मेरे कान में। ये सब डाटा आपको नोटिस करवा रहा है कि देखिए कैसे कैसे हम इग्नोर करते जा रहे हैं चीज़ों को। एक और चीज़ मैं आपको और मार्केट बताता हूँ, जब आपने निफ्टी की बात छेड़ी है, निफ्टी के 1 मिनट के लिए जरा चार्ट स्क्रीन पे लेके आइएगा। हमने ड्रॉ किए, बहुत बढ़िया और स्मार्ट पुल बैक है। देखिए, मार्केट को जो भी डैमेज हो रहा है ना, वो सेकेंड डे कंप्लीट भी हो रहा है। ये एक अच्छे बुल रन की पहचान होती है। लेकिन फिर भी एक कन्फर्मेशन कहाँ से आएगा? ये कन्फर्मेशन जो मैंने आपके सामने एक डॉट डॉट कलर की एक और लाइन ड्रॉ की है आज, अगर ये एक बार पार हो जाएगा तो एक कन्फर्मेशन आ जाएगा। फिर आप मेरे से यकीन मान लीजिएगा, मैं आपको अभी आज ही बोल देता हूँ, ये भी बैंक निफ्टी की तरह नए हाइज बनाने की तरफ कूच कर जाएगा। आई रिपीट माई सेल्फ, ये जो डॉट डॉट वाली लाइन है ये 24,500 के आसपास की है। अगर एक बार ये पार हो जाता है तो बैंक निफ्टी भी माफ़ कीजिए, ये कूच कर सकता है अपने ऑल टाइम हाई की तरफ। मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, मैंने ये नहीं कहा कि ऑल टाइम हाई लगाएगा, मैंने ये कहा है कि ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा। ये जा सकता है, बीच बीच में अवरोध आ सकते हैं, बट ये रास्ता बहुत अच्छे से अपना ड्रॉ कर देगा। विजन क्लियर हो जाएगा। अभी तक विजन यहीं तक का ही था कि 24,200 को पाना है, वो पा लिया, पाना क्या, टिका भी लिया। तो 2 दिन 3 दिन से टिक भी रहे हैं, लेकिन आगे के जर्नी के लिए ये एक जो मैंने ड्रॉ किया वो लाइन है, इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। अब डेरिवेटिव्स का नंबर और डाटा दिखाना, 2 चीज़ें मैं आपको और बताता हूँ। प्रीमियम्स कल मैंने आपको नोटिस करवाए थे, कल प्रीमियम्स कम थे। आज आप देखो कि भर भर के प्रीमियम्स मिले हुए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में तो 200 पॉइंट का प्रीमियम आ गया और निफ्टी में 100 पॉइंट से ज़्यादा का प्रीमियम है। इसका मतलब कल मार्केट में जब खरीदारी हो रही थी तो इच्छा शक्ति जाग रही थी। ये आपको कॉन्फिडेंस इतना कैसे आ गया कल में? ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। हुआ था बॉस, 5 महीनों से ना चलने वाला रिलायंस इंडस्ट्रीज कल चला, इसलिए कल ऐसा हुआ। ये ऐसा होता नहीं, आई रिपीट, ये ऐसा होता नहीं। भले आप कह सकते हैं कि कल रिलायंस तो क्या है कि एक ही तो हिस्सा है, 100 पॉइंट तो रिलायंस के जोड़े जाएंगे। बॉस वो 100 पॉइंट नहीं है, वो आपके बड़े भाई का हाथ है आपके कंधों पर, जिसके बदौलत आकर आप कुछ भी आके कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि मेरा भाई पीछे सपोर्ट के लिए खड़ा हुआ है। तो ये रिलायंस ने कल जो काम किया वो कमाल किया है। आज आप मेरे से पूछेंगे तो किसको ज़्यादा नोटिस करना चाहिए, तो मैं बोलूँगा निफ्टी के साथ साथ फिर से रिलायंस को नोटिस करना। आज अगर रिलायंस सेकंड डे चलता है तो बाजार अभी जल्दी जल्दी नीचे नहीं आएगा। मैं 2 पॉइंट के साथ क्लोज कर देता हूँ इस निफ्टी वाले चैप्टर्स को। पहला, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या है? देखिए 24,200 के ऊपर हम बैक टू बैक क्लोज कर रहे हैं, इसलिए हमारा सपोर्ट है ये।
24,000 दूसरा सपोर्ट है जो अभिषेक जी आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा क्या बचा रहेगा, तो मैं सीरीज के स्टार्टिंग में विद द डाटा की हेल्प से मैं बता सकता हूं कि बचा रह सकता है, बट इसके एक कंडीशन के साथ बचा रह सकता है कि आप जल्दी से जल्दी अगले से 2 से 3 दिन में 24,500 को पार कर जाओ। अगर आप 24,500 की लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करते हो तो ये 24,000 खतरे में पड़ेगा। आई रिपीट माई सेल्फ, अगर ये 2 से 4 दिनों में नहीं पार होता, अगर ये पार हो जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो नया हाई की तरफ आप जश्न मनाने की भले तैयारी भी करना चाहें तो वो भी आप कर पाएंगे। और रेजिस्टेंस भी बता देता हूँ, 24,400 से वो एरिया शुरू होगा, 24,500 पे आके खत्म हो जाएगा। 500 तक का रेजिस्टेंस है, पूरा बैंड है एक्चुअली में रेजिस्टेंस का 400 से 500। इसलिए मार्केट 2 बार यहाँ से टकरा के नीचे गया है, ये थर्ड अटेम्प्ट होगी। देखते हैं आज क्या होता है, फिर से गैप मिलेगा और गिफ्ट निफ्टी आपको 24,500 दिखा रहा है। ये फ्यूचर्स है इसलिए मैं इसको सीधा आपको सामने पढ़ता नहीं मैं, लेकिन जब स्पॉट 24,500 पार करेगा तब की तब बात होगी। 24,500 के पार करने का इंतजार होगा, 24,300 के पार तो निफ्टी ने कल क्लोजिंग दिखाई और सबसे ज्यादा सपोर्ट सिस्टम रिलायंस की तरफ से मिलता हुआ दिखा। मेजर रिलायंस ने सपोर्ट किया, लेकिन उसके अलावा बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में जो लार्जर बैंक्स थे वहां से भी सपोर्ट सिस्टम डेवलप होता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी के कल की तेजी की अगर बात करें, शुरुआत तो फ्लैट नोट पर होती दिखी, लेकिन उसके बाद काफी अच्छी स्ट्रेंथ थ्रू आउट द डे बैंक निफ्टी ने दिखाई। लार्जर बैंकिंग प्लेयर्स में अच्छा खासा एक्शन था और मेजर कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट जब हम देख रहे थे तो रिलायंस के ठीक साथ साथ बैंक्स से जुड़े स्टॉक्स थे जहां पर अच्छा खासा एक्शन। करीब 750 अंकों की मजबूती के साथ 55,400 के लेवल्स पर बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 1.5% के गेन्स के साथ क्लोजिंग होती नजर आई। डिम्पी, बैंक निफ्टी के लिए आज के लिए ट्रेडर्स क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं? देखिए, बैंक निफ्टी की कल क्लोजिंग काफ़ी अच्छी थी और आरबीएल बैंक जैसे कल शेयर्स भी चले, वो इतना ज़्यादा चल गए कि उनको एफ&ओ बैन में डालना पड़ा। आज इकलौता शेयर एफ&ओ बैन में गया, वो आरबीएल बैंक है। बैंक निफ्टी का चार्ट एक बार जरा स्क्रीन पे दिखा दीजिए ना। मैंने ऑलरेडी आपको कल परसों भी ये बात नोटिस कराई थी कि हमारे हिसाब से बैंक निफ्टी सीरीज टू सीरीज यानी कि लास्ट सीरीज तक सिर्फ 54,000 तक जानी चाहिए थी, लेकिन डाटा इतना स्ट्रांग था कि उसने सीरीज से पहले ही उसको 54,000 से ऊपर उठा के फेंक दिया। तो ये अभी भी उसके ऊपर पे ऑर्बिट में घूम रहा है। अगर आप स्पेस की स्टोरीज देखते हैं, स्पेस की यूट्यूब चैनल्स देखते हैं या फिर आप सीरीज देखते हैं तो आप देखते होंगे एक बार कोई चीज़ ऑर्बिट में चली जाए वो फिर बिना फोर्स के, एनर्जी के ही अपने आप ही वहाँ पे घूमती रहेगी, क्योंकि वहाँ पे अलग तरीके की फोर्स है। ऐसे ही बैंक निफ्टी को जोर से फेंका गया इस लाइन के ऊपर जो आप देख पा रहे डॉट डॉट वाली लाइन। ये अभी भी ये सेकंड ऑर्बिट में ही घूम रही है, अपने उस ऑर्बिट से नीचे नहीं होती। जब तक अपने ऑर्बिट से नीचे नहीं आएगी आपको कोई भी मेजर बाइंग ऑन डिप्स का स्ट्रेटजी आपको शायद आपके लिए ज़्यादा काम कर पाए। तो आपको यूफोरिया के साथ ही चलना पड़ेगा और यूफोरिया कल भी बैंक निफ्टी में था। कल कोई आदमी ये बात बोल सकता है कि देखिए रिलायंस चल रहा है, लेकिन रिलायंस तो बैंक निफ्टी का पार्ट नहीं था। बोले ही नहीं इंडसन एक्सेस और आईसीआईसीआई इन सब का है, तो भाई इन सब का है तो, लेकिन कल यूफोरिया में बैंक निफ्टी ने तो कल कमाल कर रखा था। तो ये बात माननी पड़ेगी जब भी एफआईज आएगा तो आपके 2-4 बड़े सेगमेंट को सबसे पहले तेज़ी से हिलाएगा, और उसमें से बैंक भी एक था। कल एफआईज के नंबर ऐसे नहीं बढ़ गए, खाली रिलायंस से नहीं बढ़े, ये बैंकिंग में भी बढ़े हैं। दूसरा पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर, अब इसको हटा दो आप, फ्यूचर्स वाली प्लेट लेकर 200-225 पॉइंट का प्रीमियम आ गया। कल तक जो आदमी बैंक निफ्टी के ज़्यादा पैसे नहीं दे रहा था सीरीज़ में, कल क्योंकि लॉन्ग बना है उसके ज़्यादा पैसे देखने पर उसको मजबूर होना पड़ा और कल 200-225 पॉइंट का प्रीमियम आ गया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, बैंक निफ्टी हल्का ट्रांसफ़र होकर आया था इस सीरीज़ में। मैंने आपको बताया भी था कि ओपन इंटरेस्ट से चेक किया जा सकता है कि वो हल्का है कि भारी है, तो हल्का ट्रांसफ़र होकर आया था। कल जब लॉन्ग बना तो डेंस भी हुआ और तादाद भी बढ़ गई। आप ऐसे समझिए एक कमरे के अंदर 6 लोग मंदी के थे, 4 लोग तेजी के थे। मैंने क्या किया, 6 में से 2 लोगों को बाहर निकाल दिया, मंदी वालों को, और उसकी जगह पे 2 लोगों को तेजी वालों को अंदर डाल दिया। तो अब आपकी स्ट्रेंथ क्या हो गई, 6 लोग तेजी के हो गए और 4 लोग मंदी के हो गए। एग्जैक्टली सीरीज में ऐसे ही होता है। जब सीरीज का बदलाव होता है उसमें शॉर्ट कवरिंग मतलब मंदी वाले लोगों को उस कमरे से बाहर निकाल दिया जाता है, और नेक्स्ट सीरीज में जब लॉन्ग बनता है तो मतलब तेजी वाले बंदे अंदर चले गए, तो आपकी टेंडेंसी तेजी वाले लोगों की अब ज़्यादा हो गई है। इसलिए आप बाइंग ऑन डिप्स इसमें करना चाहें कर सकते हैं जब तक इस ऑर्बिट के ऊपर खड़ा है, यानी कि जब तक वो 54,000 के ऊपर खड़ा है। हालांकि हमने सपोर्ट आपको अभी 54,000 नहीं दिया, 54,800 का ही सपोर्ट दिया हुआ है, लेकिन फिर भी
आप अगर बहुत अच्छा बड़ा व्यू रखते हैं तो 54,000 इसका एक अहम सपोर्ट एरिया है, 54,800 इसका सेकंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है और 55,000 तो बिल्कुल नियर बाय का सपोर्ट एरिया है। रेजिस्टेंस 500 800 दोनों लगेंगे, 500 और 800 के बाद हल्का सा दम कम हो सकता है। 1 मिनट के लिए पुट कॉल रेशो और दिखा दीजिए, उसके फिर रचना वैद्य और किरण जानी 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उन तक हम पहुंच जाएंगे। पुट कॉल रेशियो से मेरे को एक चीज आपको बतानी, कल निफ्टी तेजी से चलने के बाद एकाएक स्लाइटली ओवरबोट हुआ है, 1.22 पहुंच गया और आप पहले का नंबर कंपेयर करो 0.87 है। ये इतना बड़ा जो जंप आया ना कल पुट कॉल रेशियो में, ये तेजी का सूचक तो है ही, लेकिन ये थोड़ा ओवरबोट का सूचक भी है कि कम समय में बहुत ज़्यादा चला देना मार्केट को। तो हो सकता है मार्केट आज चले बट कल जैसा नहीं चले, थोड़ा साइडवेज रहे और या थोड़ा शांत अवस्था में भी चला जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, बैंक निफ्टी अभी भी फेयर वैल्यू पे खड़ा है 1.02, इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस है नहीं। बैन वैन वाले शेयर्स मैंने आपको बता दिया, एफआईएस बता दिया, डाटा वाटा सब बता दिया। एक बात लास्ट में ख़त्म कर देता हूँ, ऑप्शनल ट्रेडर जो ऑप्शंस के अंदर काम करते हैं वो भाई थोड़ा सतर्क रहना। कल मार्केट जब चला तो कॉल्स के रेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर आए और पुट्स बहुत ज़्यादा पिटी हैं, तो ऐसा ना हो कि आप ऊपर के रेट पे कोई फंस जाओ, क्योंकि 400-500 का रेजिस्टेंस है और इसका 55-800 का भी रेजिस्टेंस है। तो इसलिए ऑप्शंस ट्रेडर जो हाईली प्रोफेशनल हैं वो मार्केट में उतरें, जो प्रोफेशनल नहीं है जिनको सीधा कॉल और पुटे लेना है वो भी थोड़ा वेट करें, मार्केट को थोड़ी स्टेबिलिटी आने दो। इस तरह के एबनॉर्मल मार्केट के अंदर आपसे गलती ना हो जाए, थोड़ा सतर्क रहिएगा। बस इतना ही बात मैं कहना चाहता हूँ। रचना वैद्य, किरण जानी और थोड़ी देर में तेजस शाह भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ये आज के हमारे मेहमानों का पैनल है जो आपसे आज आपके सामने सारे पॉइंट्स रखेंगे। रचना मैम नमस्ते, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। कल बढ़िया ताबड़तोड़ तेज़ी मार्केट के अंदर आई। कल मंडे का दिन था, हफ्ते का अमूमन हम मानते हैं कि जो मंडे दिखता है वही आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। फिर कल रिलायंस आ गया है ना, फिर कल शाम होते होते एक और तूफान आया। अभिषेक जी बता रहे थे वो जयपुर में था। तो जयपुर में वो तूफान जहाँ पे एक 14 साल के बच्चे ने सेंचुरी ठोक दी 35-36 बॉलों के अंदर ही। तो आप जरा बताइए कि मार्केट की आप कैसे रीड करते हैं, और एक कल मैच आपने भी देखा था मैम? मैच तो नहीं देखा था मैंने, लेकिन ये इस मार्केट के बारे में जरूर बता सकती हूँ आपको। एंड यहाँ पे निफ्टी की अगर बात करें फ्यूचर्स के हिसाब से तो फिलहाल हम 24,450 के आसपास करीब कल क्लोज हुए हैं। एंड यहाँ पे 24,500 के आसपास ये एक रेजिस्टेंस है, जिसको निकालने में हल्की सी दिक्कत आ सकती है मार्केट को। तो जिनके भी पुराने लॉन्ग्स हैं, जिन्होंने कल पैसा बनाया है इंट्राडे में या तो एक हफ्ते से जिन्होंने होल्ड करके रखा है, उनको थोड़ा 24,500 के आसपास सतर्क हो जाना चाहिए। एसएल को एक्सट्रीम टाइट करके ट्रेड कर लेना चाहिए इफ दे वांट टू स्टे विद इट एंड कंटिन्यू होल्डिंग इट। इन दैट केस एसएल को ले लेना चाहिए करीब करीब 24,400 पे, और अगर 24,400 होल्ड कर गया फ्यूचर्स पे ओनली देन यू शुड कंटिन्यू। अदरवाइज आए हुए पैसे को घर ले जाना और बुक आउट करना वो भी बहुत जरूरी होता है। एंड डाउनसाइड पे सपोर्ट के तौर पे निफ्टी में 24,150 का नंबर है जो इन केस ऑफ एनी पुल बैक इम्पोर्टेंट काम कर सकता है। तो मैडम ने आपको 2 नंबर बताए हैं, एक तो बताया 24,400 जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हम भी जिक्र करके आपको बता रहे थे कि यहाँ से रेजिस्टेंस का एरिया शुरू हो जाएगा। 24,400 और 500 के लिए बाजार को नई ऊर्जा नई फोर्स लानी पड़ेगी, इसलिए अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। टिक गया, चल गया, टूट गया तो फिर आपको और भी तेजी दिखाएगा मार्केट। गैप नीचे आने पर 24,150 मैडम ने एक दूसरा नंबर आपको बताया है, ये एक सपोर्ट का एरिया यहाँ से शुरू हो जाएगा जो टिल 24,000 तक जाएगा। तो लेवल्स वही हैं, बट आपको बहुत और अच्छे से क्लैरिटी के साथ रचना मैम ने भी बता दी है। किरण जानी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए। किरण सर नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपसे शुरू करें सर, आप अपने स्टॉक बता दीजिए। इंडेक्स का व्यू पॉइंट हमको मिल गया, अपने शेयर से शुरुआत कीजिए सर। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल मार्केट काफी एक स्ट्रॉन्ग हैंड्स के अंदर या तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अब ऐसे सेक्टर के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए जो ड्यूरिंग दिस करेक्शन या तो ड्यूरिंग दिस प्राइस करेक्शन में कहीं ना कहीं वहां पे भी एक अच्छा खासा डेंट हमें देखने को मिल चुका है। तो काफी सारे लार्ज कैप स्टॉक्स एंड सेक्टर ऐसे है जहाँ पे हमें रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो ऑटो
और इन आईटी, ये दोनों के अंदर हमें कहीं ना कहीं दिख रहा है कि यहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल सकती है। तो पहला जो हमारा कॉल रहेगा वो आईटी में से रहेगा इन्फोसिस। इन्फोसिस का अगर हम चार्ट पैटर्न देखें तो 20 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है, 1480 के आसपास की क्लोजिंग है, न्यूट्रल जोन में वो मोमेंटम इंडिकेटर आ चुके हैं विद पॉजिटिव डाइवर्जेंस। तो देयर आर चांसेस कि इन्फोसिस में यहाँ से एक अच्छी खासी तेजी बन सकती है। तो 1480 के आसपास की क्लोजिंग है, 1540 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड 1440 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना रहेगा। दूसरा जो कॉल है वो ऑटो में से, टू व्हीलर ऑटो में से। अगर आप देखोगे तो हीरो मोटर कॉप काफी एक अच्छे चार्ट पैटर्न के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अपने हीरो मोटर कॉप ने 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज भी दे दिया है। दूसरी तरफ आप देखोगे तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल रहा है। 3900 के ऊपर जब तक सस्टेन है तब तक देयर आर चांसेस कि हम 4000 तक की एक रैली हीरो मोटर कॉप में देख सकते हैं। जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 3860 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो हीरो मोटर कॉप एंड इन्फोसिस हमारी तरफ से लॉन्ग कॉल रहेंगे। और एक अपडेट देना चाहूंगा कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जब हम इकट्ठा हुए थे तब हमने रिलायंस के ऊपर बाय कॉल दिया था 1300 के ऊपर, जिसमें हमारा टारगेट 1360 का था जो अचीव हो चुका है। तो वहां पे एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। रिलायंस में प्रॉफिट टेकिंग की सलाह है और ये दो शेयर हैं किरण जी की तरफ से। हीरो मोटो 4000 के टारगेट के लिए 3860 का स्टॉप लॉस। और ये जो टू व्हीलर स्टॉक्स हैं, मतलब पिछले अगर महीने भर में देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि जो डैमेज होना था शायद वो कंप्लीट हो चुका है और एक रिकवरी वाले फेज में ये फिर से आ गए हैं। तो हीरो मोटो के लिए 4000 के टारगेट, 3860 का स्टॉप लॉस, और इन्फोसिस के लिए 1440 का स्टॉप लॉस होगा, 1540 का टारगेट होगा। ये दो दिग्गज शेयर किरण जी की तरफ से। किरण जी, ऑटो आपने बताया, ऑटो एंसिलरी शेयर में भी जरा बताएंगे कोई अगर शेयर पसंद आ रहा हो, क्योंकि संकेत ये आ रहे हैं कि अमेरिका में जो टैरिफ लगाए गए थे ऑटो कंपोनेंट वाली कंपनीज पर थोड़े से रोल बैक हो सकते हैं, ट्रंप ने संकेत दिए हैं। तो शायद आज एक तेज शुरुआत हो। संवर्धन मदरसन हो गया, भारत फोर्ज जैसे शेयरों में कोई चार्ट जो आपको ज्यादा मजबूत दिख रहा हो? ऑटो एंसिलरी ऑटो के अंदर सर, ऑटो एंसिलरी, ओके। ऑटो एंसिलरीज की अगर हम बात करें तो प्रीकेम हमें काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि प्रीकेम का अगर आप ओवरऑल यहाँ पे देखोगे तो कहीं ना कहीं उसका जो मेजरली रेवेन्यू फ्रंट या तो कहीं ना कहीं उसका जो बिजनेस है वो यूरोप के साइड ज्यादा है। सो टैरिफ की वजह से यहाँ पे एक अच्छा खासा डेंट हमें देखने को मिल चुका है। नो डाउट अभी भी अगर आप उनका डेली चार्ट देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर 160 जो उसका प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था, हमने देखा था कि करीबन 2023 में 160 के आसपास का ब्रेकआउट आया था। उसके बाद स्टॉक वन साइड 300 तक एक रैली दे चुका था। अब वहां से जो करेक्शन आया वापस 160 के लेवल के आसपास सस्टेन हो रहा है। एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी में उसने पॉजिटिव डाइवर्जेंस प्लॉट किया है और वहां से वापस वो न्यूट्रल जोन के अंदर है। थोड़ा यहाँ पे रिस्की ट्रेड है, बट मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए ये एक्यूमुलेशन जोन के अंदर है। आप वीकली चार्ट देखोगे तो एक लॉन्ग टर्म राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है। तो 150 से लेके 160 के बीच में आप एक्यूमुलेट कीजिए। कल की क्लोजिंग 163 के आसपास है। 150 160 एक्यूमुलेशन जोन रहेगा। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस 140 के नीचे का आप रखिए। अगर 140 का लेवल ब्रेक नहीं होता है देन देयर आर वेरी ब्राइट चांसेस कि आप कुछ दिनों में इसको 200 से ऊपर भी देख सकते हो। आई मीन टू से एक आध महीने का अगर आपका होल्डिंग पीरियड है तो डेफिनेटली 150 160 के बीच में एक्यूमुलेट कीजिए। 140 का स्टॉप लॉस और ऊपर में 200 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिस्क है ये किरण जी ने कहा, और अगर आप खतरों के खिलाड़ी हैं तो ही आप इसको अप्रोच करें, अदरवाइज छोड़ दीजिए। मतलब बाजार में ऐसे ही मौके अच्छे आ रहे हैं, तेजी का मोमेंटम है, बहुत सारे शेयर चल रहे हैं। ऑटो में भी ऐसा नहीं कि कोई सिलेक्टिव स्टॉक्स चल रहे हैं, अच्छी बाइंग हो रही है। हमने देखा है कि M&M के शेयर में अच्छी तेज़ी आई है और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी रिकमेंड हुआ है हमारे चैनल पर ये शेयर। तो आपके लिए सलाह ये ऑटो में, और किरण जी के ट्रेड्स हो गए। रचना जी गुड मॉर्निंग मैम, आप बताइए आपके बाजार में नज़र कहाँ पर है और आप क्या खरीदने की सलाह देंगी? गुड मॉर्निंग। एंड मेरे जो काउंटर्स रहेंगे आज के लिए, उसमें एक रहेगा HDFC लाइफ और एक रहेगा HAL। HAL हमने थोड़े दिन पहले क्लाइंट्स को भी दे रखा है हमारे। एंड HAL में अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है बॉर्डर पे, उन सिचुएशंस और डेवलपमेंट को देखते हुए भी जो भी डिफेंसिव काउंटर्स है उसमें एक सेंटिमेंटल अपस्विंग बना हुआ है जो आगे और कंटिन्यू हो सकता है। फिलहाल HAL 4450 पे बैठा हुआ है। ये जब तक 4350 के ऊपर बना रहेगा तब तक यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि हम बहुत ही जल्दी इसको 4600 की तरफ जाते हुए देखें ऑन फ्यूचर्स। तो एक ये हो गया काउंटर मेरा लॉन्ग साइड पे। और जो दूसरा काउंटर मैं देना चाहूंगी दैट इज HDFC लाइफ। HDFC लाइफ में फिलहाल हम 713 पे बैठे हुए फ्यूचर्स में,
अगर हम आज के दिन में ओपनिंग के कुछ मिनटों में अगर 715 के ऊपर अपने आप को सस्टेन कर लेते हैं, देन दिस बिकम्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। 715 के ऊपर इसको बाय करें और इन दैट केस 709 का एसएल लगाएं एंड अपसाइड पे इसका टारगेट हो सकता है 725। ठीक है, 715 के लेवल्स का इंतजार करना है। एचडीएफसी लाइफ इन लेवल्स पर खरीदने की राय रचना जी की तरफ से मिलती हुई, और इसी के अलावा डिफेंस क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां कल फोकस रेडार पर थी भी। आज के सत्र के लिए ओपनिंग ट्रेड्स में रचना जी की तरफ से एचएएल, लेकिन शिप बिल्डिंग स्पेस में भी अच्छा खासा एक्शन कल के सत्र में देखने को मिला था। कोचिन शिपयार्ड और साथ ही एचएल, बीडीएल, बीएल जैसे सारे के सारे डिफेंस स्टॉक्स में भी अच्छी खासी मजबूती। 4600 तक के टारगेट्स एचएल में नजर आ सकते हैं। तो 4 कॉल्स, चारों खरीदारी की हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से। किरण जी का मानना है कि इन्फोसिस और हीरो मोटोकॉर्प में आपको खरीदारी करके चलना है, लेकिन नतीजों के लिहाज से आफ्टर द मार्केट भी एक्सचेंजेस पर ढेर सारे नंबर्स आए जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। कैसे रहे वो नंबर्स, और इसी के साथ साथ खबरों वाले शेयर्स और ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स। इन दिनों ट्रिगर्स और इवेंट्स ढेर सारे, बिकॉज रिजल्ट बैक्ड एक्शन मार्केट में ढेर सारा है। ये सारा का सारा एक्शन लेकर हमारे दो सहयोगी शरद दुबे और गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद हमें बताएंगे नतीजों का एक्शन और साथ ही खबरों वाले शेयर्स, और गौरव हमारे साथ ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट साझा करेंगे। शुरुआत आपसे करेंगे शरद। सबसे पहले तो नतीजों की बात कीजिए। कल बाजार बंद होने के बाद एक्सचेंजेस पर जो नंबर्स आए, कैसे रहे वो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मानसी। सबसे पहले जो है अच्छे नतीजे की बात कर लेते हैं, और यहाँ पे एक स्क्रीन में आप देख रहे होंगे कि सारे जो अर्निंग्स है हमने जो है पूरे रिसर्च टीम मिल के जो है हमने आपको एक सिंप्लीफाइड वर्जन बता दिया। अच्छे अर्निंग्स की बात करें तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, यूको बैंक, अदानी विल्मार जैसे स्टॉक्स हैं। मिले जुले या इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स में देखें तो फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, ग्रीन प्लाई, अदानी टोटल गैस, ये सारे स्टॉक्स जो है आपके नज़र में रहने वाले हैं। निप्पॉन लाइफ भी इस लिस्ट में शामिल होते। कमज़ोर में ओबरॉय रियल्टी और आईएफएल सिक्योरिटीज़, जिसका अभी नाम आईएफएल कैपिटल सर्विसेज पे है। तो अगर शॉर्ट में देखना है कि पूरी अर्निंग्स की क्या स्नैपशॉट है, तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और दोस्तों में भी जो है शेयर कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी डिटेल्स में भी जाते हैं। अर्निंग्स की बात करें तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नतीजे स्ट्रॉन्ग आए हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम और पैट में जो है एक अच्छी उछाल देखने मिली है, और ये डिटेलिंग देखें तो इनके ऑपरेशनल पैरामीटर्स इसमें भी स्ट्रेंथ देखने मिला है। निप्पॉन लाइफ की बात करें तो मिले जुले नतीजे आए हैं, लेकिन जो इक्विटी एयूएम है वो 30 बेसिस पॉइंट्स के बढ़ोतरी आई है। तो एक टाइप से बुलिश नज़रिया जो है टुवर्ड्स द पॉजिटिव निप्पॉन लाइफ के लिए आ रहा है। लेकिन हाँ, एएमसी बिजनेस में थोड़ी यील्ड प्रेशर देखने मिल रही है। कैस्ट्रॉल इंडिया की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है। मार्जिन्स में थोड़ी सी गिरावट ज़रूर आई है, बट ओवरऑल नंबर स्टेबल है। यूको बैंक जो है सरप्राइजिंगली पीएसयू पैक में अच्छे नंबर्स देखने मिले हैं। यहाँ पे एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आया और बाकी ऑपरेशनल पैरामीटर्स डिसेंट रहे हैं। अदानी टोटल गैस के मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, लेकिन एबिडा में मार पड़ा है। और वही अदानी विल्मार की बात करें तो यहाँ पे अच्छी स्ट्रेंथ आई है, वॉल्यूम्स में अच्छी मोमेंटम आई है, एडिबल वॉल्यूम ग्रोथ की। और अगर रेवेन्यू की बात करें तो लगभग 40% बढ़ गया ईयर इन ईयर बेसिस पे। ओबरॉय रियल्टी पे लगातार दूसरे क्वार्टर जो है प्रेशर आ रहा है। इनके थाने के प्रोजेक्ट से जो है इंपॉर्टेंट कैश फ्लोज अभी तक स्टार्ट नहीं हुए, और इस बार भी नतीजे जो है अनुमान से कम आए हैं, और ओवरऑल जो है अर्निंग्स जो है वीकस्ट साइड में है ओबरॉय रियल्टी की। तो ये तो खबरों वाले शेयर्स है, लेकिन मानसी माफ़ करिएगा, ये अर्निंग्स वाले शेयर्स है। एक बार आप फिर से मैं बता देता हूँ, ये आपकी स्नैपशॉट है जो आप देख सकते हैं। और खबरों वाले शेयर्स पे भी थोड़ी नज़र डाल देते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले जेंसॉल इंजीनियरिंग पे जो है हमारी नज़र रहेगी। यहाँ पे ईडी ने सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस कंडक्ट किए, और हमने आपको पहले ही आगाह कर दिया था ईटी ना स्वदेश में कि इस स्टॉक में गड़बड़ी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू से लेके फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ तक। इंडसइंड बैंक हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा, जहाँ पे होल टाइम डायरेक्टर और डिप्टी सीईओ अरुण खुराना ने जो है इस्तीफ़ा दे दिया। ये इंपॉर्टेंट ट्रेजरी ऑपरेशंस मैनेज करते थे, और हाल ही में इंडसइंड बैंक में जो है डेरिवेटिव्स के जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वहाँ पे डिस्क्रिपेंसीज देखने मिल रही है। एक और कंपनी है स्मॉल कैप स्पेस है स्ट्रिंग मेटावर्स। यहाँ पे राइट्स इशू सब्सक्राइब हुई है 2 गुना से ज़्यादा। टोटल रेज जो किए हैं लगभग 49.25 करोड़ रुपीज़ किए हैं। और स्ट्रिंग मेटावर्स में जो पब्लिक शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो वो अब 19% हो जाती है। और राइट्स इशू के बाद कंपनी को एक एमसीए अप्रूवल भी आया है, जहाँ पे बायो ग्रीन पेपर से उनका नाम जो है अप्रूव कर दिया गया है स्ट्रिंग मेटावर्स पे। तो इस पे नज़र रखिएगा, वेब3 की कंपनी है। और अरबिंदो फार्मा के लिए नेगेटिव न्यूज़ है, फायर आया है आंध्रा के इंपॉर्टेंट प्लांट में, जहाँ पे ऑपरेशंस 20 से 25 दिन पॉज होने वाले हैं। और ओवरऑल कंपनी को मिक्स रूलिंग भी आई है एक यूएस के कोर्ट में। डॉक्टर रेड्डीज़ की बात करें तो सनोफी की रेस्पिरेटरी ड्रग इंडिया में वो लॉन्च करने वाले। और आखिर में
ध्यान से सुनिएगा, BSE CDSL पे नज़र रहनी है आपकी, क्योंकि ब्लॉक डील का मैकेनिज्म जो T+0 सेटलमेंट यानी पहले ही दिन के सेटलमेंट में होने वाली है और ये मई 2 से लागू होने वाले है। इसके कारण जो कामकाजी जो बेनिफिट है वो BSE को मिल सकता है और CDSL को मिल सकता है। तो BSE CDSL पे भी नज़र रखिएगा। यहाँ पे ब्लॉक डील विंडो जो है T+0 सेटलमेंट साइकिल में आ रहा है। तो ये तो ऑफ कोर्स खबरों वाले शेयर्स है और हमने भी बहुत सारे बात की है ग्लोबली टैरिफ्स में थोड़े एग्जाम्पशन के कारण ऑटो स्टॉक्स में खास करके एक्सपोर्ट बेनिफिट्स आ सकता है, लेकिन खबरों वाले शेयर्स अर्निंग्स तो हो गया, लेकिन ब्रोकरेजेस की बड़ी एक लिस्ट गौरव आपने बनाई है, कुछ अर्निंग्स को लेके, कुछ नॉन अर्निंग्स को लेके। तो ज़रा बताएं गौरव, क्या है इंपॉर्टेंट ब्रोकरेजेस के टेक? अगर आज हम ब्रोकरेजेस की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं निप्पॉन लाइफ के साथ। जैसे हमने देखा था कि कहीं पे रिजल्ट जो था वो भी अच्छा था और उसके बाद ब्रोकरेजेस की तरफ से भी एक अच्छा व्यू जो है आ रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने रिसेंटली बाय रेटिंग जो है वो बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 750 रुपीज़ का दिया है कि उनका मानना ये है कि आगे जाके जो SIP बुक है वो मॉडरेट होगा। बट इसी के साथ साथ अगर हम बात करें स्पेसिफिकली इस कंपनी की, तो यहाँ पे जो AUM है वो 29% पे ग्रो हो सकता है। इसके अलावा बात करते हैं कहीं पे TVS मोटर्स की, क्योंकि नुवामा ने यहाँ पे टारगेट प्राइस है वो बढ़ा के 3200 रुपीज़ का किया है। उनका मानना यह है कि आगे जाके जो PLI है इसकी वजह से बेनिफिट्स देखने मिलेंगे, आगे जाके जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसी की वजह से 15% का हो सकता है। और इसी के साथ साथ उनका मानना यह है कि ये जो EPS है वहाँ पे 24% की ग्रोथ जो है अगले 2 सालों में देखने को मिल सकती है। अल्ट्राटेक की भी बात करते हैं, यहाँ पे नतीजे जो थे वो अच्छे थे और इसके बाद हमने देखा नुवामा ने कहीं पे होल्ड रेटिंग तो बरकरार रखा है, बट जो टारगेट प्राइस है वो बढ़ा के 11,859 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना यह है कि अगर हम बात करें ओवरऑल FY27 के लिए जो भी व्यू पॉइंट्स थे उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऑन ट्रैक है कंपनी और आगे जाके ये जो EBITDA है वहाँ पे 2% की ग्रोथ जो है हमें देखने को मिल सकती है FY26 में। इसी के साथ साथ एंटीक ने भी कहीं पे जो टारगेट प्राइस है अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए वो 12,800 रुपीज़ का दिया है। उनका भी एक बुलिश व्यू यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रहा है। उनका मानना यह है कि ये जो वैल्यूएशन है करंटली वो एक अट्रैक्टिव लेवल पे है और आगे जाके कुछ अच्छा रिजल्ट जो है कंपनी की तरफ से ऐसे ही देखने को मिल सकता है। आखिर में बात करते हैं IGL की, यहाँ पे एंटीक ने सेल रेटिंग बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस जो है वो दिया है 164 रुपीज़ का। उनका मानना यह है कि यही आगे जाके जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो ऐसे ही म्यूटेड रह सकता है कंपनी के लिए और इसी की वजह से एक मार्जिन अनसर्टनिटी भी देखने को मिल सकती है और इसी की वजह से एक पेसिमिस्टिक कॉल उन्होंने इस स्टॉक पे दिया है। तो आज के दिन में हमने देखा कि कहीं पे रिजल्ट्स के दम पे कई सारे स्टॉक्स, बट इसी के साथ साथ ब्रोकरेज के दम पे इन सब स्टॉक्स में नजर रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। गौरव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो जैसे कि गौरव सही बता रहे हैं, रिजल्ट के दम पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स अमूमन आती है, लेकिन इस वक्त नॉन रिजल्ट ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आज के सत्र में ढेर सारी हैं जिस पर खास तौर से आपको फोकस रखना होगा। इसमें लाइफ इंश्योरेंस प्लेज हैं, ऑटोमोबाइल स्टॉक्स हैं, सीमेंट क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां भी ऑफकोर्स रिजल्ट के ठीक बाद वहां पर एक एक्शन आता है और IGL के स्टॉक में भी एक रिपोर्ट सेल की रेटिंग मिलती हुई देखने को मिली है। इस पर विस्तार से आगे बातचीत करेंगे। खबरों वाले शेयर्स और पोस्ट मार्केट रिजल्ट्स काफी सारे कल के सत्र में एक्सचेंजेस पर आते हुए दिखे। हमारे साथ हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट पंकज पांडे जुड़ गए हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे बाजार पर उनका नजरिया। पंकज, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। वैसे तो ढेर सारे नतीजे आते हुए दिखे, मार्केट का अंडरटोन स्लो एंड इवेंचुअली बुलिश साइड की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल से ही शुरुआत करना चाहूंगी। क्वार्टरली अपडेट्स बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के जो आए वो अच्छे रहे, एक के बाद एक लार्जर बैंक प्लेयर्स के जो नतीजे आते दिखे वो भी काफी ठीक ठाक। और इसी कड़ी में अगर आप देखें, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व जैसे नंबर्स भी आने वाले हैं जिसका इंतजार है। बजाज फाइनेंस इन पर्टिकुलर नेट इंटरेस्ट इनकम, मुनाफे के फ्रंट पर इजाफे की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। नए ग्राहक जो कंपनी ने जोड़े हैं उससे सपोर्ट मिलने वाला है। इस पूरे स्पेस को और बजाज ट्विंस पर एक टेक आपकी तरफ से। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर हैविंग मी। सी ओवरऑल जो मार्केट में सेंस लग रहा है कि हो सकता है वॉर रिटॉरिक के चक्कर में मार्केट में कुछ एक सिंगल डिजिट का डिक्लाइन आ जाए, बट हिस्टोरिकली हमने देखा है कि ओवरऑल नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में मार्केट रिकवर्स मोस्ट ऑफ दीज लॉसेस एंड विच इज वाई ट्रेजेक्ट्री वाइज मार्केट की ट्रेजेक्ट्री पॉजिटिव लगती है। सबसे बड़ा जो सेक्टर है BFSI, वहाँ पे FI सेलिंग मेरे हिसाब से रुक चुकी है एंड विद इन BFSI अगर आप देखेंगे तो अब तक के नतीजे सभी के ठीक आए हैं। इनफैक्ट बजाज फाइनेंस जैसे आपने हाईलाइट किया, नेक्स्ट 2 इयर्स में जो हमारा एक्सपेक्टेशन है करीब 25.5% का क्रेडिट ग्रोथ का या AUM ग्रोथ का है एंड वैल्यूएशन वाइज भी ये स्टॉक काफी ठीक लगता है बिकॉज जो फॉरवर्ड में हम लोग ROA का सोच रहे हैं करीब 4.1 होगा, ये अभी भी 3.5 3.6 पे है। तो मुझे लगता है कि अगर
चीजें बेटर होंगी तो इसके वैल्यूएशन मल्टीपल्स भी थोड़े कैचअप कर सकते हैं। तो इन जनरल बीएफएसआई एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है बिकॉज निफ्टी में ये 1/3 बाय वेटेज कंट्रीब्यूट करता है एंड निफ्टी अर्निंग्स को करीब 43-44% जो होता है वो बीएफएसआई से कंट्रीब्यूट होता है। तो दैट वे आई थिंक मुझे लगता है कि ओवरऑल बीएफएसआई क्योंकि अच्छा कर रहा है तो इसलिए मार्केट का ट्रेजेक्टरी काफी बेहतर लगता है। स्पेस मार्केट में बेहतर लग रहा है और बजाज फाइनेंस में फॉरवर्ड लुकिंग पॉजिटिव टारगेट्स भी इस वक्त हमारे एक्सपर्ट की तरफ से आपको मिलते हुए। इस बीच पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नतीजे आते हुए दिखे और नंबर्स स्ट्रांग थे। रचना जी गुड मॉर्निंग, आपसे इस पर एक टेक जानना चाहेंगे। बजाज हाउसिंग, पीएनबी हाउसिंग, इनफैक्ट दोनों पर एक राय दीजिएगा। कल क्लोजिंग के दरमियान हमने देखा था स्टॉक में पॉजिटिव मूवमेंट के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। इन पर्टिकुलर पीएनबी हाउसिंग की अगर बात करें, इंटरेस्ट इनकम में ऑलमोस्ट 13 to 14% के अपमूव्स देखने को मिले। नेट इंटरेस्ट इनकम के आंकड़े में 20% का इजाफा, मुनाफा जो है करीब 28% बढ़ा है। ऑन पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स, आज बाजार खुलने के साथ स्टॉक में रिएक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड नजर आएगा। जी, यहाँ पे चार्ट का सेटअप और आपकी बताई हुई न्यूज दोनों तो यही कह रहे हैं कि पॉजिटिव रिएक्शन आ सकता है, यहाँ पे अच्छी मूवमेंट रह सकती है। ओवरऑल मार्केट अगर आज के दिन में सस्टेन रहेगा तो दिस कैन बी वन ऑफ द काउंटर्स जो अच्छा परफॉर्म करके दिखा सकता है। और ये बात इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए खाली आज के लिए नहीं है, अगर इसका शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग तो अलग बात है, लेकिन अगर अदरवाइज भी इस काउंटर को थोड़ा मीडियम टर्म के हिसाब से भी देखे तो चार्ट इसका अच्छा लग रहा है, पॉजिटिविटी है इसमें। और ये काउंटर जब तक 900 के ऊपर बना रहेगा तो गुड अमाउंट ऑफ चांसेस के आने वाले 6 महीने से लेके 12 महीने के पीरियड में, नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स के अंदर अंदर ये 1150 से लेके 1200 के बीच में जाता हुआ हमें नजर पड़ सकता है। ठीक है, डन। कल कुछ और शेयर्स भी थे मार्केट्स के अंदर जहाँ पे बढ़िया ट्रेड अच्छे में बनता हुआ दिखा एक्चुअली में, और उन सभी ट्रेड के अंदर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी थी। एक बार पंकज, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर आपका टेक क्या है? ये कब तक सस्ते क्रूड को डिस्काउंट करेंगी? कंज्यूमर्स को भी ना सस्ता पेट्रोल चाहिए था, वो दे सकती थी। बीच में सरकार ने ₹2 एक्साइज ड्यूटी के अपने पास रख लिए और तो आया नहीं अभी तक, लोगों पे अनाउंसमेंट हुई नहीं अभी तक। तो ये इंजॉय कर रहे हैं, तब तक बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी को रखें। बीपीसीएल, आईओसीएल या जितने भी आपकी डाउनस्ट्रीम कंपनीज हैं उनमें जो एक स्टोरी निकल के आगे ये आ सकती है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी साइड में अगर कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो इससे इनका मल्टीपल्स है वहां पे रीरेट होने के चांसेस हो सकते हैं, बिकॉज सभी 5 या 6 के मल्टीपल पे ट्रेड करते हैं। जीआरएम्स वगैरह बात करें तो जैसे रिलायंस के नंबर में देखा है तो क्वार्टर और जीआरएम्स स्टेबल ही है, तो वहां पे आपको कोई बहुत लीवे नहीं मिल रहा है। एंड ग्लोबल ग्रोथ को मैं कोई बहुत अभी मानता नहीं हूँ कि इम्प्रूव होने वाली है। रही बात रिटेल साइड में, तो रिटेल साइड में कंपनीज अच्छा कर रही हैं, बट वो एक प्रेशर हमेशा रहने वाला है कि सरकार इनको कब नज करेगी कि ये थोड़ी प्राइसेस कट करें। तो उसके चक्कर में अगर आप नियर टर्म में देखें तो मैं तो कोई बहुत बड़े ट्रिगर्स देखता नहीं हूँ, बट हाँ अगर आपको थोड़े लंबे समय के हिसाब से देखना है, क्योंकि सारी कंपनीज ने जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान है वो थोड़ा डाइवर्सिफाई करने के लिए किया हुआ है, तो लंबे समय के हिसाब से देखा जा सकता है, बट इसमें पेस ऑफ इम्प्रूवमेंट नियर टर्म में मुझे कुछ खास नहीं लगता है। ठीक है, डन। तो कुछ खास इंटरेस्टिंग पैटर्न इसके अंदर नहीं है। एक और सेगमेंट भी है कल, सेगमेंट तो खैर मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ये बोल सकता हूँ कि कल सरकारी बैंकों का खेमा भी कल काफ़ी एक्टिव था। किरण, आपकी तरफ से कोई भी एक सरकारी कंपनीज जो आपको ठीक लग रही हो अभी भी, मतलब सरकारी बैंक बोल देता हूँ, कंपनीज का बोलना, सिर्फ बैंक ही बोल देता हूँ, जो अभी भी आपको ठीक लग रहा हो? तो सरकारी बैंक की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एसबीआई हमें काफी अच्छा लग रहा है। लार्ज कैप के साथ ही हम जाएंगे। रीजन बीइंग अगर आप एसबीआई का चार्ट देखोगे तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट हमें 785 के आसपास दिखा था। उसके बाद स्टॉक ऊपर में 840 835 तक गए, वहां से जो करेक्शन है वापस उसने एक रीटेस्ट किया है अपने प्रीवियस ब्रेकआउट को। साथ ही साथ 200 दिन की मूविंग एवरेज का काफी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो मुझे लगता है कि लार्ज कैप के साथ ही जाना चाहिए। साथ ही साथ एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के आसपास हावरिंग कर रहा है, तो देयर आर चांसेस कि अगर ये 800 रुपए को होल्ड रखता है तो ऊपर में वापस ये 850 870 तक की रेंज दिखा सकता है। तो मेरे हिसाब से एसबीआई ही लॉन्ग करना चाहिए डिप के अंदर या तो करंट मार्केट प्राइस के अंदर। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस 790 का मेंटेन कीजिए एंड देयर आर चांसेस के ऊपर में 870 तक के टारगेट आपको एक आध महीने के अंदर दिख सकते हैं।
70 तक के टारगेट एसबीआई में आ सकते हैं। वो टारगेट एसबीआई में हमने देखी भी हैं, वहीं से प्रॉफिट टेकिंग आई थी और फिर से उसको रीगेन कर सकता है। अच्छी चीज़ ये है कि 800 रुपये के ऊपर मजबूती से अब ये शेयर बना हुआ है। कुछ नतीजों की तरफ फटाफट बढ़ते हैं, उन पर ज़रा व्यू लेते हैं। और ओबरॉय रियल्टी के नतीजे कल आए और नंबर्स कमज़ोर हैं। हालांकि शेयर में कल हमने अच्छी खासी तेज़ी देखी थी 3-3.5% के आसपास की, लेकिन मुनाफा करीब 45% घटा है। रेवेन्यू पर करीब 12.5% के आसपास का हिट आया है। और मार्जिन की बात करें तो मार्जिन में भी 6% की बड़ी गिरावट है। दरअसल खबरें आ रही हैं कि ऊंचे लैंड एक्विजिशन कॉस्ट के चलते ये प्रॉफिट पर हिट आया है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि देखिए प्रॉफिट पर हिट है, फिर भी कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था। ये नोटिस करने वाली चीज़ है। हालांकि अप्रैल का महीना हम देखेंगे ओबरॉय रियल्टी के लिए ठीक ठाक बीता है। रचना जी, आज हो सकता है कि गिरावट पर शुरुआत करे ओबरॉय रियल्टी। क्या सलाह होगी आपकी शेयर को लेकर? और मान लीजिए जिसके पास हैं शेयर, ये आप स्टॉप लॉस कहां पर रखने की सलाह देंगी? जी, ओबरॉय रियल्टी में फिलहाल हम 1650 के आसपास बैठे हुए हैं। और वैसे देखा जाए चार्ट सेटअप को फ्रॉम अ मीडियम टर्म टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो द चार्ट सेटअप इज लुकिंग गुड फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। और अगर किसी ने पहले से इसमें पोजीशन बनाई है, जिनको एसएल की जरूरत है टू प्रोटेक्ट देयर कैपिटल, तो इन दैट केस 1500 का नंबर रखना चाहिए। फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात हो रही है। मीडियम टर्म में जब तक ये 1500 के ऊपर बना रहेगा, से ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस और इवन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस, तो तब तक ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लग रहा है काउंटर। एंड टेम्पररी जो भी इसमें ग्लिचेस वगैरह है, वो 1500 के अंदर अंदर जहां तक सेटल हो जाती है, प्राइस इन हो जाती है, तब तक इसको नजर में रखने लायक काउंटर है। इसमें ग्रोथ का स्कोप दिख रहा है। बट 1500 अगर किसी भी हालत में टूटता हुआ दिखे ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, देन वन शुड थिंक अदरवाइज एंड एग्जिट द काउंटर फॉर टाइम बीइंग। 1500 अगर टूटा, 1500 तो बहुत दूर है रचना जी। 1650 पर फिलहाल शेयर है। टर्म के हिसाब से बात करें, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। अगर कोई ट्रेडिंग के हिसाब से इस काउंटर को चेक कर रहा है, अगर उनको स्टॉप लॉस चाहिए तो वो होना चाहिए 1610 पे। हाँ ठीक है, तो लॉन्ग टर्म वाले भी नोट कर लें और ट्रेड वाले भी नोट कर लें। 1610 रुपये का शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि आज वही उसी के आसपास से ये खुले भी शेयर गिरावट के साथ। और अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो अप्रैल में जो गेंस थे शायद वो पूरा इरोड कर ले। 1500 के नीचे अगर मान लीजिए गिर जाता है शेयर, तो फिर आपके लिए तनाव की चीज़ है, अदरवाइज आप इसमें बने रहिएगा। एक और शेयर जिसके नतीजे आए हैं और वो है अडानी विल्मर का। नतीजे इसके स्ट्रांग दिख रहे हैं क्योंकि रेवेन्यू में 38% का उछाल है और ये हाईएस्ट एवर रेवेन्यू इन्होंने क्लॉक किया है। पैट यानी कि मुनाफे की बात करें तो 22% का उछाल है। और खाद्य तेल का जो वॉल्यूम है एडिबल ऑयल का, वो भी 7% के आसपास बढ़ा है। तो हर पैरामीटर पर नतीजे ये ठीक दिख रहे हैं अडानी विल्मर। पंकज सर, आप जरा इसको लेकर व्यू दीजिए। अडानी विल्मर हाल फिलहाल तो हमने रेंज में देखा है और फिर ये अडानी के साथ इनके सेपरेशन की भी खबरें आई थी। आप जरा ये बताइए कि किस तरह से देख रहे हैं आप कंपनी को? अगर आप इनका एडिबल ऑयल बिजनेस देखेंगे तो मेरे हिसाब से उसमें प्राइस फ्लक्चुएशन होते रहते हैं और उसकी वजह से टॉप लाइन ग्रोथ और मार्जिन्स फ्लक्चुएट करते हैं। तो एफएमसीजी एज अ सेगमेंट में मैं एडिबल ऑयल सेगमेंट पे बुलिश नहीं हूँ, चाहे जिसका भी बिजनेस हो। इन जनरल अगर देखें ओवरऑल आपके जो बड़े दिग्गज काउंटर थे, एचयूएल, नेस्ले, सबका 2% वॉल्यूम ग्रोथ है। हालांकि थोड़ा ग्रोथ इंप्रूवमेंट के चांसेस, बट आई थिंक जो सबसे बढ़िया शेयर लगता है मुझे वो टाटा कंज्यूमर लगता है। आई थिंक इनकी जो वॉल्यूम ग्रोथ है इस क्वार्टर में भी 6-7% थी, आगे जाके भी एक्सपेक्टेशन है कि 6-7% रहेगी, प्लस प्राइसिंग ग्रोथ लेंगे तो करीब आपको लो डबल डिजिट काइंड ऑफ ग्रोथ दिख सकती है। तो मेरे हिसाब से टाटा कंज्यूमर सबसे बेहतर स्टॉक है एफएमसीजी में। इन जनरल एफएमसीजी को मैं पसंद नहीं करता बिकॉज कहीं ना कहीं निफ्टी की ग्रोथ को मैचअप नहीं कर पाएंगे। तो एक आपको कंसोलिडेशन मोड में ही ये स्टॉक ज्यादा दिखने वाले हैं। ठीक है, एफएमसीजी उतना पसंद नहीं है। अगर आप कुछ लेना ही है तो टाटा कंज्यूमर थोड़ा सा बेहतर ये शेयर लग रहा है। और वैसे भी हम देख रहे हैं कि जो अर्बन डिमांड है अब वहाँ थोड़ी सी चिंताएं हैं, मार्जिन का प्रेशर हमने देखा भी है नतीजों में। तो ये दिक्कतें हैं इस स्पेस में। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो शुरुआत करेंगे मार्केट्स लाइव की हेडलाइंस के साथ। हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए, आप भी कहीं मत जाइएगा।
पॉजिटिव सेटअप के साथ बाजार की खुलने की तैयारी, गिफ्ट निफ्टी से बढ़त पर शुरुआत के संकेत, एशियाई बाजार मिले जुले और लगातार यूएस मार्केट से एक्शन और सपोर्ट सिस्टम डेवलप होता हुआ। मार्केट्स लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे, मेरे साथ मेरे दो सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम और डिम्पी कालरा मौजूद है। हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट्स की पैनल रचना वैद्य जी, किरण जानी और पंकज पांडे तीनों मौजूद हैं। उनसे बाजार पर विस्तार से बातचीत होगी। प्री ओपन लेवल्स थोड़ी ही देर में आपके स्क्रीन पर होंगे और इस वक्त बाजार की दशा दिशा की अगर बात करें, नए हफ्ते की शुरुआत अच्छी खासी कल के सत्र में होती हुई दिखी और ध्यान रखिएगा आज का सत्र इस महीने का आखिरी मंगलवार यानी कि बीएसई कॉन्ट्रैक्ट्स के एक्सपायरी का दिन है। वॉलेटिलिटी काफी हद तक नजर आ सकती है। रिजल्ट बैक्ड एक्शन बाजार में देखने को मिलेगा। बैंक्स, फाइनेंशियल्स और साथ ही एफएमसीजी के खेमे पर लगातार फोकस है। इस वक्त 24,200 के लेवल्स पर कल जिस तरह से मार्केट ने क्लोजिंग निफ्टी पर दिखाई थी, बैंक निफ्टी पर जिस तरह के लेवल्स देखने को मिले थे, सपोर्ट सिस्टम क्या आज भी इंटैक्ट रहेगा या नहीं, इस सवाल का लेंगे जवाब। लेकिन चलिए अब खबरों के चलते कहां पर एक्शन है उस पर विस्तार से बातचीत होगी। और किरण जी गुड मॉर्निंग, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। इन्फोसिस पर आपने एक टेक दिया था और आपकी राय रही कि इन्फोसिस स्टॉक प्राइस में एंट्री लेवल्स ढूंढे जाने चाहिए। इसी सेगमेंट से जुड़ी एक और कंपनी केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के भी नतीजे आते हुए दिखे, नंबर्स ठीक ठाक थे और क्योंकि इस स्पेस में आपका फोकस है, आपसे एक राय जानना चाहूंगी। नतीजों के ठीक बाद केपीआईटी टेक्नोलॉजीज कंपनी की आय में बढ़त, मुनाफा भी बढ़ा, मार्जिन्स इंटैक्ट देखने को मिले, क्या राय होगी? जी ओवरऑल अगर आप आईटी सेक्टर का चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं वीकली टाइम फ्रेम एंड मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर मैक्सिमम स्टॉक प्राइस है जो अपने हिस्टोरिकल सपोर्ट के आसपास है। तो देयर आर चांसेस कि यहाँ से हमें एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिले। स्टॉक स्पेसिफिक हो सकता है ये। अब केपीआईटी की बात करें तो एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो स्टॉक प्राइस जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं 50 दिन और 20 दिन की मूविंग एवरेज के अंदर। साथ ही साथ आप देखोगे तो पिछले टाइम 3 ट्रिपल बॉटम स्टॉक प्राइस ने बनाए थे 1250 के आसपास। तो एक कंडीशनल बाय रहेगा। अगर स्टॉक प्राइस 1250 के ऊपर सस्टेन होता है या तो आज कोई गैप अप मिलता भी है तो 1250 के ऊपर आपको लॉन्ग करना चाहिए। 1250 के ऊपर देयर आर हाई चांसेस कि आप 1400 तक की एक रैली देख सकते हैं। तो 1230 के आसपास की क्लोजिंग है, नॉट एट करंट मार्केट प्राइस, बट 1250 के ऊपर आप लॉन्ग कीजिए। 1200 का स्टॉप लॉस, 1400 के टारगेट के लिए। कंडीशनल बाय की राय इस वक्त ऑलमोस्ट 1.5% 2% गेन्स के साथ खुलने की तैयारी करता हुआ केपीआईटी टेक्नोलॉजीज 1250 के लेवल्स। और इस वक्त रुपए की ओपनिंग भी आपके स्क्रीन पर आप थोड़ी देर पहले फ्लैश होती देख रहे थे। 5 पैसे की कमजोरी के साथ रुपए ने आज शुरुआत की है। सो कल करेंसी मार्केट में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। तो इस वक्त 85 रुपये 13 पैसे डॉलर के मुकाबले रुपए की ओपनिंग 5 पैसे की कमजोरी के साथ होती हुई। हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, चंदन तापड़िया। चंदन गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। बताइए दिस मॉर्निंग किस तरह देख रहे हैं मार्केट सेटअप, कौन से स्टॉक्स हैं, ओपनिंग ट्रेड्स, बाजार खुलने से ठीक पहले स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। देखिए कल के दिन बाजार में अच्छा रिकवरी देखने को मिला था। 4 दिन का जो कंसोलिडेशन था उसमें बाजार ने जो पुराने हर्डल थे 23,850 उनको रीटेस्ट करके टर्न हुआ और टेक्निकली कहीं ना कहीं एक रोल रिवर्सल प्राइस पैटर्न देखने को मिला है कि जो पहले हर्डल होते थे वो सपोर्ट का काम किया और बाजार वहां से टर्न हुआ है। तो 23,850 एक पोजिशनल सपोर्ट बाजार के लिए काम करेगा, बट इंट्राडे के लिए मेरा मानना है कि 24,200 एक सफिशिएंट लेवल रहेगा जो लॉन्ग की पोजीशन को होल्ड करने में कामयाब रहेगा। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि 24,200 जब तक आज होल्ड करता है बुलिश बायस बनाना चाहिए। इंट्राडे में 24,444 से लेके 24,650 तक के टारगेट निफ्टी में बनने चाहिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी काफी अच्छा मूव देखने को मिला था। 2 दिन पहले 54,200 के आसपास के बॉटम बने, कल 54,500 के हायर बेस बने और जिस हिसाब से प्राइस पैटर्न बन रहा है लग रहा है कि 55,000 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी वापस 56,000 प्लस तक के टारगेट दिला सकता है। तो ओवरऑल बोथ इंडाइसेस पिछले 3-4 दिनों का कंसोलिडेशन के बाद में वापस की लेवल से सपोर्ट लेके टर्न हो रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि न्यू लेग ऑफ रैली यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें, पहला ट्रेड रहेगा आईसीआईसीआई बैंक पे, कहीं ना कहीं पॉजिटिव प्राइस सेटअप है। 5 दिन का कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है, 1390 का हायर बेस बना है, तो 1400 के सपोर्ट से आईसीआईसीआई बैंक पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में लगभग 1490 तक के टारगेट यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, ये निफ्टी पे आपका टेक भी मिला। आप नंबर बड़े यूनिक देते हैं सर, इस बार भी आपका नंबर 24,444 है। तो ये एक नया एक रेजिस्टेंस एक बार दिखा दीजिए वापस से। और 24,200 तो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि एक सपोर्ट का है। और चंदन तापड़िया कह रहे हैं कि 56,000 और 55,000 1000 पॉइंट की पूरी रेंज है।
इसमें भी आप बाइंग ऑन डिप्स करना चाहें तो कर सकते हैं। निफ्टी के लेवल्स दिखाइएगा, ये आपको अच्छे लगेंगे देख के। 24,444 का नंबर है ये एक रेजिस्टेंस के तौर पर भी आएगा, और एग्जैक्टली यही बात आज सुबह रचना वैद्य भी बता रही थी आपको। चंदन सर, जब इतनी बातचीत हो ही रही है तो फिर एक काम और कीजिए, रिलायंस आज चलेगा कि नहीं चलेगा ये और बता दीजिए। कल तो बहुत बढ़िया चला। बिल्कुल, देखिए रिलायंस में काफी अच्छा सेटअप देखने को मिला है। पिछले में लगभग 25 सप्ताह की बात करूं तो एक करेक्टिव मूव को छोड़ दें तो बाकी 1100 से 1300 की रेंज बना रहा था, और 1300 पे सस्टेन कॉल राइटिंग पहले हो रही थी, बट पिछले 4 दिनों से 1300 की कॉल में अनवाइंडिंग होने लगी है। लास्ट जो सीरीज थी उसमें भी 1300 की कॉल राइटिंग थी, और जैसे एक्सपायरी खत्म हुई और न्यू सीरीज में वहां पे राइटिंग नहीं, उल्टा पुट राइटिंग है, तो उसकी वजह से हायर बेस बन गए। तो अब 1300 1325 रिलायंस में हायर बेस बने। वीकली चार्ट की बात करें तो 25-26 वीक का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। मेरा मानना है ये मोमेंटम कहीं ना कहीं 1400-1420 तक एक्सटेंड होना चाहिए, क्योंकि कॉल राइटिंग का जोन उधर शिफ्ट हो रहा है। तो मेरा मानना है कि रिलायंस आज भी चलना चाहिए। सपोर्ट के तौर पे ध्यान रखें तो 1340 को सपोर्ट के तौर पे यूज करना चाहिए, 1400-1450 के 1400-1420 के टारगेट के। ठीक है, डन। कल L&T फाइनेंस के नंबर्स आए थे और उस शेयर थोड़ा कमज़ोर भी हो गया था, और कल उसने करीब 4% के आसपास की फॉल भी दिखाया। रचना मैम, ये आखिरी सवाल होगा आपसे, L&T फाइनेंस को एक बार आप चेक करोगे? कल मैनेजमेंट बोल के तो गई हैं कि हाँ चीज़ें ठीक कर देंगे वो। जी, L&T फाइनेंस में हम चार्ट के हिसाब से प्राइस एक्शन चेक करें, हम करीब करीब 167 पे बैठे हुए हैं, और अभी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस को टेक आउट करके प्राइस ने अपस्विंग दिया है, स्ट्रॉन्ग अपस्विंग, जिसके बाद एक पुल बैक बहुत नेचुरल था, इट वाज डेफिनेटली कॉल्ड फॉर। तो वो हमने देखा है पिछले 2-1 ट्रेडिंग सेशन में, और अब प्राइस जो है वो 155 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर बैठा हुआ है। तो मेरे हिसाब से दिस इज लुकिंग गुड, एंड जब तक ये काउंटर आने वाले टाइम में भी 155 के ऊपर बना रहेगा तो ट्रेडिंग तो है ही, लेकिन इवन अगर आप इसको थोड़े लंबे नजरिए से भी देखें और अगर पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहे तो भी जब तक 155 के ऊपर है आप पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हैं। एंड ओवर 6 to 12 मंथ्स ऑफ पीरियड ये काउंटर हमें 190 क्रॉस करके 200 की तरफ जाता हुआ दिखाई देना चाहिए। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन है मैम, आपका टेक हमने ले लिया। एक्चुअली सारे वो ट्रेंडिंग स्टॉक्स ही हैं जिसके बारे में हम आपसे पता कर रहे थे। रचना मैम, बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला हमारे लिए। मार्केट्स खुलने वाला है, आप चाहें तो इजाज़त ले सकते हैं हमसे। रचना मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खैर, इस बीच लेवल्स क्योंकि फ्रीज होने को हैं, एक काम कर लीजिए आप, पहले जरा 9 बजे का एक्शन वाले सभी स्टॉक्स मेरे सहयोगी शरद आपको बता देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि तब तक लेवल भी फ्रीज हो जाएंगे। शरद, जरा बता दिए। जी बिल्कुल, सबसे पहले BSE CDSL पे नज़र रखिएगा, स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव है। 2 मई से T+0 सेटलमेंट के ब्लॉक डील्स की विंडो शुरू होने वाली हैं, लार्जली बेनिफिट BSE को होने वाला है। यूको बैंक की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, और यहाँ पे पैट की देखें तो 24% का यूनियन बेसिस पे उछाल आया है, और ऑपरेशनल नंबर्स भी शानदार आए हैं। तो यूको बैंक पे भी नज़र रखिएगा, स्टॉक के लिए बहुत पॉजिटिव है। ओबरॉय रियल्टी वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, लगातार दूसरे क्वार्टर में जो है दबाव देखने मिला है, और अभी भी उनके इंपॉर्टेंट जो थाने के प्रोजेक्ट्स है वहाँ से कैश फ्लोज आना शुरू नहीं हुआ है। चौथे तिमाही के नतीजे पूरे कमज़ोर आए हैं। जेंसॉल इंजीनियरिंग, यहाँ पे भी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो चलते ही रहे। ईडी की जो है सर्च ऑपरेशंस हो रही है 2 शहर में, अहमदाबाद और गुड़गांव में, फेमा एक्ट को लेके, तो स्टॉक के लिए नेगेटिव है। और हमने आपको बहुत पहले ही 1.5 महीना 2 महीना पहले ही बता दिया कि स्टॉक में कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हैं। इंडसइंड बैंक के लिए भी नेगेटिव खबर है, जहाँ पे होल टाइम डायरेक्टर और डिप्टी CEO अरुण खराना ने जो है अपनी इस्तीफ़ा दिए हैं, और यहाँ पे वो ट्रेजरी ऑपरेशंस पे जो है उनकी पकड़ थी। स्ट्रिंग मेटावर्स हमारा 6वां स्टॉक रहेगा, जहाँ पे राइट्स इशू सब्सक्राइब हुई है, 2 गुना से ज़्यादा हुआ है, लगभग 49.25 करोड़ रेज किए गए हैं। पब्लिक शेयर होल्डिंग 19% बढ़ा है, और MCA की अप्रूवल भी आ गई है नाम बदलाव के लिए। औरबिंदो फार्मा के लिए नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। आंध्र प्रदेश प्लांट में जो है फायर हुआ है, प्लांट ऑपरेशंस 20 से 25 दिन तक जो है पॉज हो सकते हैं, और कंपनी को एक मिक्स्ड रूलिंग भी आई है प्राइस फिक्सिंग केस में US में। तो दोनों ही नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है कंपनी के लिए। पेटीएम के लिए भी एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है, जहाँ पे उनकी सब्सिडरी फर्स्ट EM टेक्नोलॉजी को GST का नोटिस आया है, और यहाँ पे जो लायबिलिटी का आंकड़ा है वो 5,712 करोड़ रुपए का, तो ये एक बड़ा आइटम है। आखिर में बिग बोल्ड ब्रोकरेज की बात करेंगे, यहाँ पे PNB हाउसिंग पे जो है नज़र रखेंगे, शानदार नतीजे आए हैं, और यहाँ पे इन्वेस्टेक ने भी इसको अपग्रेड कर दिया है, बाई
से पहले होल्ड रेटिंग थी और लक्ष्य को भी बढ़ा दिया 1025 से बढ़ा के 1175 रुपये कर दिया है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स पीएनबी हाउसिंग से भी आ रही है। शरद, बहुत शुक्रिया ये सारे के सारे 9 शेयर बताने के लिए। और इन शेयरों में बाजार खुलने के बाद एक्शन दिखता है, आपके फोकस में होने भी चाहिए। पंकज सर, एक राय आपसे जरा इंडसइंड बैंक पर चाहिए, क्योंकि डिप्टी सीईओ और होल टाइम डायरेक्टर पंकज खुराना या अरुण खुराना ने जो इस्तीफा जो दिया है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि अब ये सब चीज़ें उतनी मैटर करेंगे नहीं? स्टॉक भी लोअर लेवल से ठीक ठाक रिकवर करके 850 रुपये के आसपास आ गया है। तो देखिए, आई थिंक इंडसइंड बैंक में जो एक अच्छी चीज है कि ये इतना करेक्शन होने के बाद में इसका वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गया है, करीब 0.7 टाइम फॉरवर्ड बुक पे। एंड चांसेस है कि ये बैंक 1% आरओए डिलीवर कर लेता है। जनरली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स 1% आरओए डिलीवर करने में कोई बहुत दिक्कत नहीं उठाते हैं। तो आई थिंक जो भी लीडरशिप रिलेटेड आपको रिजिक दिख रहा है, मेरे हिसाब से इन लाइन विद एंटिसिपेशन है। जैसे ही नया लीडरशिप आगे जाके आएगी तो मेरे हिसाब से चीजें नॉर्मलाइज होना चालू हो जाएंगी। तो इनिशियल वोलेटिलिटी या कुछ महीनों की वोलेटिलिटी आपको बिल्कुल मिल सकती है, बट मेरे हिसाब से वैल्यूएशन के हिसाब से एक अच्छा खासा कंफर्ट है। अगर किसी का 2 साल का व्यू है तो मेरे हिसाब से ये लेवल्स अच्छे हैं। ठीक है, 2 साल का अगर व्यू है तो ये लेवल फिर ठीक है। इंडसइंड बैंक में वैल्यूएशन वाकई काफ़ी आकर्षक हो गए हैं। और जब ये अकाउंटिंग लैप्सेस के चलते नुकसान, डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में नुकसान की जो गड़बड़ी की खबर सामने आई थी, उस लेवल से अब बहुत मुश्किल 6-8% के आसपास की दूरी शेयर की रह गई होगी। ठीक है पंकज सर, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और बेहतरीन चर्चा करने के लिए, तमाम शेयरों पर अपनी राय हमसे साझा करने के लिए और हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, फिर से मुलाकात आपसे ज़रूर होगी। थैंक यू सो मच। प्री ओपन में जो लेवल सेटल हुए हैं वो हुए हैं 42-43 अंक ऊपर, और निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब 90 अंक ऊपर शुरुआत होने की उम्मीद है। एक राय ज़रा चाहिए रचना जी, आरबीएल बैंक के शेयर पर कल बेहतरीन सत्र हमने देखा और प्रॉफिट में हालांकि 80% के आसपास का डेंट आया था, लेकिन एसेट क्वालिटी वगैरह बेहतर हुई है तो शेयर में बाइंग आई थी। 200 रुपये के ऊपर निकला ये शेयर। 200 रुपये के ऊपर आप कितनी स्ट्रेंथ देख रही हैं इंडसइंड ये आरबीएल बैंक के शेयर में? अच्छा ठीक है, रचना जी नहीं है, चंदन जी हमारे साथ हैं। चंदन जी गुड मॉर्निंग, एक बार आरबीएल बैंक पर व्यू दीजिए अपना। बिल्कुल, आरबीएल बैंक में अच्छा खासा सेटअप देखने को बना है और काफी सप्ताह के बाद में यहाँ पे एक बुलिश बायस देखने को बना है। इनफैक्ट मैं वीकली चार्ट की बात करूँ तो लगातार पिछले 14 वीक से हाई टॉप से हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। मंथली की बात करें तो 3-4 महीने के एक्यूमुलेशन के बाद में रिकवरी आ रही है। बाउंस एक्सटेंड रहना चाहिए, कहीं ना कहीं 218-220 तक के बाउंस बन रहे हैं। तो मॉर्निंग जो भी हल्का फुल्का डिप मिलता है उसमें खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। 200 के सपोर्ट से 215 तक के स्विंग्स आरबीएल बैंक में देखे जा सकते हैं। मजबूती है और ये मजबूती इंटैक्ट रहने की पूरी संभावना इस वक्त नजर आ रही है। 24,400 के नजदीक खुलने की तैयारी करता हुआ निफ्टी, वहीं बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा एक्शन और मजबूती के साथ शुरुआत के पूरे संकेत इस वक्त मिलते हुए आपको दिखेंगे। इस बीच बैंक्स फाइनेंशियल्स के साथ रिलायंस के स्टॉक प्राइस पर भी नजर होनी चाहिए। कल के सत्र में रिलायंस वन ऑफ द मेजर्स था जहां पर काफी अच्छा एक्शन देखने को मिला था, इस पर खास तौर से नजर रहेगी। ऑटो कंपोनेंट्स पर भी खास तौर से नजर रखिएगा, क्योंकि ऑटो कंपोनेंट्स पर टैरिफ में जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से राहत की खबरें आ रही हैं, उसका एक इंपैक्ट डोमेस्टिक प्लेयर्स पर नजर आ सकता है। रिजल्ट बैक्ड एक्शन के चलते पीएनबी हाउसिंग, अडानी विल्मर जैसे स्टॉक्स पर नजर रखें। अच्छे नतीजे थे इन दोनों के और इसी के चलते स्टॉक में प्री ओपन में ही हम देख रहे हैं अच्छी खासी मजबूती के साथ पीएनबी हाउसिंग में करीब 7-7.5% का इजाफा। स्टॉक को हमने टच बेस कर एक्सपर्ट से बाजार खुलने से ठीक पहले आपको राय भी दिलवाई थी। स्टॉक में मूवमेंट के साथ शुरुआत की पूरी तैयारी। वहीं अडानी विल्मर पर भी एक नजर रखनी होगी, क्योंकि वहां पर भी नतीजे ठीक ठाक देखने को मिले। कमजोरी ओबरॉय रियल्टी निप्पॉन लाइफ में नजर आ सकती है, क्योंकि ओबरॉय रियल्टी की तरफ से कमजोर नतीजे आते हुए दिखे। निप्पॉन लाइफ में भी बिकवाली का दबाव एंटिसिपेटेड है। आज के सत्र में नतीजों के लिहाज से एक लंबी फहरिस्त है, कई सारे नंबर्स हैं जो कि अपने नंबर्स रिजल्ट्स पोस्ट करते दिखेंगे, जिस पर आपको नजर रखनी होगी, जैसे कि बजाज फाइनेंस, ट्रेंट, बजाज फिनसर्व, बीपीसीएल, इंडिया मार्ट, अंबुजा सीमेंट जैसे काउंटर्स पर खास तौर से फोकस रखिएगा।
यूटीआई, एएमसी और साथ ही स्टार हेल्थ जैसी कंपनियों के भी नतीजे आते हुए देखने को मिलेंगे, तो खास तौर से इन पर आपको नजर रखनी होगी। इंडसइंड बैंक, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में एकमात्र स्टॉक जो कि हो सकता है कि न्यूज फ्लो के चलते डाउनसाइड विजिबल नजर आए, बिकॉज यहां पर कंपनी के डिप्टी एमडी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बाजार की शुरुआत आपके स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं और जिस तरह से एक्सपेक्टेड था वैसे ही बाजार की मजबूती के साथ शुरुआत होती हुई इस वक्त नजर आ रही है। इंडिसेस अगर आप देखेंगे, निफ्टी 24,400 के लेवल्स के आसपास, 24,385 टू बी प्रिसाइज, ऑलमोस्ट 55 अंकों की मजबूती यहां पर देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी में 55,600 के पार, 55,500 के लेवल्स तो एंटिसिपेटेड थे, लेकिन येट अनदर डे जब बैंक निफ्टी जो है आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए ऑलमोस्ट 250 अंकों की मजबूती बैंक निफ्टी में। ब्रॉडर मार्केट्स में करीब 300 अंकों की तेजी के साथ मिड कैप में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है और साथ ही स्मॉल कैप विंडो भी अगर आप देखेंगे मजबूती 80,476 के लेवल्स पर सेंसेक्स में भी 0.5% गेन्स, पॉइंट वाइज गेन्स देखेंगे तो काफी अच्छी तस्वीर नजर आई। हर निशान के साथ इस वक्त ओपनिंग बेल और ये पूरी की पूरी मार्केट की तस्वीर। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में एडवांसेस का पलड़ा भारी, 1500 एडवांसेस के ठीक सामने 324 डिक्लाइंस नजर आ रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक विप्रो पर नजर रखनी होगी। विप्रो, इन्फोसिस हमारे एक्सपर्ट किरण जानी की रेडार पर भी था। विप्रो में 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनी ने बैक किया, इसके चलते एक इम्पैक्ट आता हुआ 0.5% गेन्स। टीवीएस मोटर हेल्दी ग्रोथ इंटरनेशनल मार्केट में कंपनी एक्सपेक्ट करके चल रही है, नतीजों के ठीक बाद एक्शन में भी था। ब्रोकरेजेस के भी रेडार पर, लेकिन इस वक्त स्टॉक में डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिल रही है। अल्ट्राटेक सीमेंट पर भी नजर रखें, मैनेजमेंट की तरफ से जो गाइडेंस आती हुई दिखी है इसके चलते फोकस रेडार पर रहेगा। वहीं कुछ तमाम स्टॉक्स जैसे अडानी ग्रीन, पीएनबी हाउसिंग को एक बार देखना चाहिए। प्री ओपन में करीब 7% की तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। अडानी ग्रीन भी अच्छे नतीजों के चलते एक्शन बैक कामकाज और 5.25% की तेजी के साथ पीएनबी हाउसिंग की इस वक्त शुरुआत होती हुई नजर आई है। ऑन दी फ्लिप साइड इंडसइंड बैंक पर नजर होनी चाहिए। मैनेजमेंट में बदलाव, मैनेजमेंट के इस्तीफे की खबर से इंडसइंड बैंक के स्टॉक में एक मूवमेंट आ सकती है, लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे कोई इम्पैक्ट इस खबर का नहीं। 1.5-2% गेन्स के साथ इंडसइंड बैंक में भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। आइए मेजर कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इस वक्त एल&टी, एसबीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और भारतीय एयरटेल, ये सारे के सारे स्टॉक्स है जो कि अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे हैं, मजबूती की चाल। सो येट अनदर डे जब बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स की तरफ से जबरदस्त एक्शन। रिलायंस के स्टॉक पर भी एक नजर होनी चाहिए। कल के सत्र में वन ऑफ द मेजर्स जो कि बाजार को सबसे ज्यादा संभालने का काम कर रहा था, आज रिलायंस के लेवल्स किन स्तरों पर है, ऑलमोस्ट 0.5% हरे निशान के साथ शुरुआत करते हुए। अल्ट्राटेक सीमेंट, सन फार्मा, ग्रासिम, बजाज ऑटो और एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स हैं जो कि आज बिकवाली का दबाव झेल रहे हैं। मजबूती के साथ शुरुआत बाजार की इस वक्त होती हुई इंडिसेस में, चाहे बेंचमार्क्स हो या फिर ब्रॉडर मार्केट्स हो, अच्छे खासे एक्शन के बीच ये स्टॉक्स ट्रेड करते हुए। सेक्टर स्पेसिफिक मार्केट के हीट मैप आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आज के सत्र में हर सेक्टर में अच्छा खासा एक्शन है। फार्मा ने बैक सीट पकड़ी है। फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक को अगर एक बार साइड में रखेंगे, इसके अलावा हर सेक्टर, हर पॉकेट में अच्छी खासी मजबूती। इन दी ऑर्डर पीएसयू बैंक, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के स्पेस में काफी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। इसी के ठीक साथ ऑटोमोबाइल क्षेत्र जिसका जिक्र अभी हमने किया। ग्लोबल मार्केट से जो तमाम खबरें आ रही है उसका एक इम्पैक्ट डोमेस्टिक ऑटो प्लेयर्स पर दिख सकता है, इसी के चलते ऑटो मेजर्स पर नजर होनी चाहिए। निफ्टी बैंक का हीट मैप आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। वहीं रियल एस्टेट, एनर्जी, मेटल, आईटी, एफएमसीजी, ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जो कि बढ़िया तेजी के साथ कामकाज करते हुए। सो एक पॉजिटिव सेटअप के साथ शुरुआत बाजार की, उम्मीद यही करके चलते हैं कि बाजार में फर्स्ट हाफ में शुरुआत जो देखने को मिली है ड्यूरिंग द एंटायर सेशन, ये मजबूती जो है जारी रहे और इनफैक्ट बढ़ती रहे। ओपनिंग के ट्रेड लेना शुरू करते हैं और सबसे पहले चंदन तापड़िया आपके पास ही मैं आ रहा हूं। आप मार्केट के खुलने के बाद कौन सा शेयर देना चाहते हैं? बिल्कुल, मेरा पहला जो ट्रेड रेडार पे रहेगा वो रहेगा HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इस काउंटर में लगभग 17 दिनों के बाद कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है। इसमें 4400 के ऊपर डिसाइसिवली होल्ड किया है। वीकली चार्ट सेटअप काफी अच्छा है। फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन सरपास हुई है, तो 4400 के सपोर्ट से 4680 तक के टारगेट के लिए HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। उसके अलावा जो सुबह काउंटर जिक्र किया ICICI बैंक,
उस पे फोकस रहेगा, जहाँ पे हम 1400 के सपोर्ट से 1485 1500 तक के टारगेट के लिए खरीदारी दे चुके हैं। तो आईसीआईसी बैंक और एचएएल 2 काउंटर रहेंगे। बट जिस हिसाब से आज का मार्केट चल रहा है, मेरे पास और भी बहुत सारे ट्रेड समझ में आ रहे हैं, जिसमें एचएएल के साथ में बीएससी भी है, साथ में एसबीआई भी है। तो आई थिंक अच्छा ब्रॉड बेस बाइंग है और आज पार्टिसिपेशन अच्छा करना चाहिए इस मार्केट में। आज पार्टिसिपेशन अच्छा भी है और एक कल का बैकअप डाटा भी हमने आपको एफआईएस का बताया। और चंदन जी, आपके वो नंबर्स भी दिख रहे हैं मेरे को स्क्रीन पर जो आपने दिए थे 24,444 वाले, ऑलमोस्ट वो आज के हाई ही बने हैं। और अभी मैं आपको बता देता हूँ जो आज का हाई बना है 442 बना है, तो 444 आपने दिया था, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट आपका नंबर का आज का हाई बन गया। तो टारगेट एक्म्प्लिश निफ्टी का भी आपका होता हुआ दिख रहा है। 450 अंकों की तेजी है आज बैंक निफ्टी में, फिर से 55,900 के आसपास आ गया है। देखते ही देखते बैंक निफ्टी फिर से स्पीड पकड़ के हाई बना रहा है। खैर तेजस, आपके शेयर कौन से हैं? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी और तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। तो मेरा जो पहला स्टॉक है वो भी बैंकिंग क्षेत्र से है, लीडर एसबीआई है। स्टॉक एक अप ट्रेंड में चल रहा है और हायर टॉप और हायर बॉटम के फॉर्मेशन बना रहा है। रिसेंटली हमने एक स्विंग हाई से स्टॉक में करेक्शन देखा था, लेकिन कल के सत्र में वापस स्टॉक ने स्ट्रेंथ दिखाई है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो करंट भाव पे या डिप में खरीदारी करिए एसबीआई में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 795 का और इसका लक्ष्य रहेगा 870 का। और दूसरा जो मेरा स्टॉक है वो है भेल लिमिटेड। भेल में भी हम देखेंगे तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ गया है स्टॉक में और आज भी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है ओपनिंग ट्रेड के बाद और एक राइजिंग चैनल में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पिछले 6-7 दिनों से स्टॉक ने 200 दिन की मूविंग एवरेज को भी सरपास किया है और कंसिस्टेंटली उसके ऊपर क्लोज दिया है। बट थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो एक डिप में खरीदारी करिए। 227 228 आइडल लेवल रहेगा बाई करने के लिए फ्रॉम पोजिशनल परस्पेक्टिव। 217 का इसमें स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। पहला टारगेट रहेगा 239 का और दूसरा टारगेट रहेगा 250 का। एंड टाइम होराइजन विल बी 10 वर्किंग डेज। ओके, ठीक है, 10 वर्किंग डेज में आपको ये लेवल्स भी मिल जाएंगे। और एसबीआई आज सुबह में इसके बारे में जिक्र कर रहे थे और जब मैंने सरकारी बैंकों के बारे में पता किया तो खुद किरण ने भी ये कहा कि एसबीआई पे ध्यान देना। और अभी आपको थोड़ी देर पहले तेजस भी ये बता रहे हैं बीएचईएल उनकी लिस्ट में है, 250 तक जा सकता है, 217 का एक स्टॉप लॉस भी है। किरण जानी, आपके ट्रेड कौन से ओपनिंग के? सो ओपनिंग के बाद हम देखें तो कहीं ना कहीं आईटी के ऊपर और वैसे भी मिड कैप आईटी के ऊपर आप देखोगे तो हमें लग रहा है कि वहां पे एक बार के लिए ध्यान देना चाहिए। तो परसिस्टेंट हमारा प्रेफर्ड पिक रहेगा। लास्ट 3 दिन का हाई क्रॉस हो रहा है, साथ ही साथ 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर रिट्रेस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं परसिस्टेंट के ऊपर 5320-30 के आसपास ट्रेड कर रहा है। करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना चाहिए। 5300 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड देयर आर चांसेस कि हम ऊपर में 5450 5480 तक के टारगेट, जहां पे उसकी 200 दिन की मूविंग एवरेज, वहां तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो परसिस्टेंट हमें लग रहा है कि एक बार के लिए ध्यान देना चाहिए। ठीक है, मैं हालांकि आज के सभी लॉन्ग पोजीशंस भी चेक कर रहा था, लेकिन मेरी फिर से नज़र रिलायंस पे गई है जो भी 1% ऊपर है। स्क्रीन पर एक बार दिखा दो, करीब रिलायंस 1% ऊपर आके ट्रेड कर रहा है और इसने काफ़ी हद तक हेल्प की है। पीएनबी हाउसिंग देखिए क्या 6% के शानदार मूवमेंट के बाद डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम बैक्ड है, अच्छा चल भी सकता है। एक बार जरा पीएनबी हाउसिंग का एक व्यू पॉइंट लेते हैं। चंदन सर, एक बार जरा पीएनबी हाउसिंग देखना, 6% का रिटर्न बहुत होता है या फिर और रुकना भी? देखिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो देखिए सेटअप तो पॉजिटिव है, बट इसका बीटा थोड़ा लो रहता है, काउंटर में बड़े स्विंग्स कम आते हैं। वीकली सेटअप की बात करें तो बॉटम आउट अप्रोच बने और इस महीने लगभग 19-20% का बढ़त बन के जो 4-5 महीने की जो डिक्लाइन थी वो पूरे 2 महीने में खरीदारी में तब्दील हुई है। तो सेटअप तो अच्छा है, इंट्राडे के लिए साइड डिप आ जाए, बट पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बात करता है तो यहाँ पे लगभग 1200 से लेके 1350 तक के टारगेट बन रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कोई डिप आए तभी खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। जहां तक प्राइस सेटअप है, मेरा मानना है कि 1000 का सपोर्ट काम करेगा ऊपर में 10-15% पोजिशनल रैली के लिए। ठीक है, पीएनबी हाउसिंग 6% की तेजी, बाय ऑन डिप्स करने की सलाह है। इस बीच कल की डबल सेंचुरी के बाद आज फिर से निफ्टी ने लगा दी है सेंचुरी, 120 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है और निफ्टी बैंक की बात करें तो 500 अंकों के आसपास की तेजी। तो मोमेंटम बरकरार है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि फोमो वाली भी स्थिति है कि बाजार में मौके चूक ना जाए।
लोगों को खतरों का पता है। रेसिप्रोकल टैरिफ पर 90 दिनों की छूट की विंडो मिली है। ये पहलगाम वाले मसले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच में तनातनी है। शुक्रवार को हमने झटका देखा भी, लेकिन आज और कल शुरुआत बढ़िया की हफ्ते की, और आज फिर से देखिए बेहतरीन मोमेंटम में कारोबार हो रहा है। निफ्टी बैंक में अगर हम छोटे बैंकों की बात करें तो वहां पर भी अच्छी बाइंग हो रही है। प्राइस वाइज अगर हम बात करें तो वैसे तो बड़े बड़े बैंक हैं, केनरा बैंक हो या फिर पीएनबी हो, 2-3% के आसपास की तेजी पर शुरुआत इसमें होती हुई दिख रही है। चंदन जी, बड़े बैंकों की चर्चा होती है, कई बार छोटे बैंकों की होती नहीं है। कहीं मिड कैप वाले बैंकों में आपकी कहीं नजर है, कोई ट्रेड का मौका बन रहा है आपके हिसाब से? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो अच्छी बात है कि बैंक निफ्टी में जो आउट परफॉर्मेंस का बिहेवियर है वो इंटेक्ट है, और पिछले 3 दिनों में बैंक निफ्टी वापस 54,200 से लेके 56,000 तक की जर्नी का सफर कर रहा है, और 56,098 के हाई है, और मेरे हिसाब से हल्का सा फॉलो हुआ तो बैंक निफ्टी वापस मोमेंटम गियर अप करेगा, और कहीं ना कहीं निफ्टी में 25,000-25,500 और बैंक निफ्टी में 57,000-57,500 ये पोजिशनल टारगेट बन रहे हैं। अब बड़े बैंकों के हमने यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक के बारे में जिक्र किया, जहाँ पे काफी अच्छी स्ट्रेंथ है। पीएसयू की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक अच्छा फोकस देखने को मिल रहा है। तो बड़े बैंक चलेंगे तो साथ साथ में छोटे बैंक रहेंगे, और कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि अब इंडियन इकोनॉमी में आरबीआई के कमेंट और आरबीआई की स्टेंस पे फोकस रहेगा, और बैंक निफ्टी का जो पूरा मूवमेंट है वो इंटरेस्ट रेट कट से स्टार्ट हुआ जब न्यू गवर्नर ने आरबीआई मीटिंग में रेट कट की बात की थी। तो आई थिंक ये एक पॉजिटिव सेटअप है, और इंडियन बैंक एक पॉजिटिव सेटअप दिखा रहा है। मेरा मानना है इंडियन बैंक में परफॉर्मेंस आना चाहिए। लगभग 588 के आसपास के सपोर्ट है, ऊपर में इंडियन बैंक 610 तक का मूवमेंट बता सकता है। इंडियन बैंक के अलावा बात करें तो यूनियन बैंक में भी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो सकता है। 132 के ऊपर होल्ड करता है तो 140 तक के लेवल बन सकते हैं। तो आई थिंक छोटे छोटे जो बैंक है वहां पे फोकस करना चाहिए। प्राइवेट दिग्गज बैंकों के साथ में इन सब में भी बाइंग इंटरेस्ट बनना चाहिए। बंधन बैंक है, वहां पे भी 165 के सपोर्ट से 180 तक के टारगेट बन सकते हैं। बंधन में भी 165 के सपोर्ट से 180 तक के टारगेट बन सकते हैं। बाकी कुछ सरकारी बैंकों के नाम भी चंदन जी ने लिए हैं। टीवीएस मोटर, ये शेयर आज है वायदा में सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर, करीब 3% के आसपास की कमजोरी है, यानी कि कल नतीजों के दम पर जो गेंस थे उसको गंवा दिया है। हालांकि अगर आप हीरो मोटर से और बजाज ऑटो से इसकी तुलना करेंगे तो आपको इसमें रिटर्न्स अच्छे खासे देखेंगे, लेकिन नंबर तो ठीक आए थे। अब प्रॉफिट में, और अगर हम प्रॉफिट की बात करें, करीब करीब वो 17-18% बढ़ा था। रेवेन्यू में भी हमने ठीक ठाक उछाल देखा था। टीवीएस मोटर, तेजस जी, ये आज जो डिप आ रहा है, क्या इसका काउंटर बाइंग के लिए इस्तेमाल करें? चार्ट में तो कोई डैमेज नहीं है ना? डेफिनेटली बाई करना चाहिए डिप में। देखिए, अगर हम इसका डेली चार्ट देखेंगे तो पिछले 15 दिन में स्टॉक ये काफी चल चुका है। 2222 का एक बॉटम बनाया था, और उसके बाद लगातार स्टॉक रैली कर रहा था, और रिसेंटली जो 2850 के करीबन स्विंग हाई बना के हल्की सी मुनाफा वसूली हम देख रहे हैं। 28% की अपसाइड हमने देखी है पिछले 15 दिनों में, तो थोड़ा कंसोलिडेशन करेक्शन हेल्दी रहेगा। यहाँ से अगर कोई गिरावट आती है और 2650 से लेके 2675 तक स्टॉक आता है, देन इट विल बी आइडल लेवल टू गो लॉन्ग। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, ब्रेकआउट भी हो चुका है, तो बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखिए स्टॉक में। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है फिर से ये स्टॉक 2850 का लेवल रीटेस्ट कर सकता है, और वो सरपास किया तो हम 3000 तक के भी लेवल देख सकते हैं स्टॉक में। सो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखिए टीवीएस मोटर में। खरीदारी की रणनीति और टीवीएस मोटर, यहाँ पर ब्रोकरेजेस के भी पॉजिटिव रिपोर्ट, टारगेट अपग्रेड्स और खरीदारी की राय बरकरार दी गई है। तो इनफैक्ट इस गिरावट को खरीदारी का मौका समझकर चलना चाहिए। ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप में जहां एक्शन है, सारे मेजर इंडिसेस मजबूती के साथ ट्रेड करें। इसमें वॉल्यूम बजर्स की अगर बात करें, रिलायंस, एचएएल, अडानी ग्रीन, कैनरा बैंक, टीवीएस मोटर्स ऑफ कोर्स वॉलेटाइल मूव्स यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन खरीदारी के मौके यहाँ पर भी ढूंढने होंगे। वॉल्यूम बैक्ड एक्शन रिलायंस में देखने को मिला है, एचएएल में भी नजर आ रहा है। ऑटो कंपोनेंट्स की चाल पर एक नजर होनी चाहिए। संवर्धन, मदरसन और भारत फोर्ज, दोनों स्टॉक्स को पुल अप कीजिए। ऑटो सेक्टर में आज रफ्तार है, मजबूती के साथ कामकाज। और समिल का स्टॉक देखे, करीब 4% का इजाफा यहां पर देखने को मिला है। भारत फोर्ज पर भी एक राय लेनी चाहिए, बिकॉज ऑटो कंपोनेंट्स को लेकर टैरिफ में जो राहत की खबरें आ रही है, जो संकेत मिल रहे हैं, उसका एक इम्पैक्ट है जो कि स्टॉक मूवमेंट में डोमेस्टिक ऑटो एंसिलरी प्लेयर्स में नजर आ सकता है। किरण जी, आपसे एक टेक जानना चाहेंगे, 2 से 3% तक की तेजी ऑटो एंसिलरी की चाल में आज दिख रही है।
सो सुबह भी हमने जब डिस्कस किया था तो कहीं न कहीं हमने ये कहा था कि यहाँ से ऑटो के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है और उसी के चलते हमने ऑटो एंसेसरीज़ में प्रीकेम का काउंटर डिस्कस किया था कि 160-150 के बीच में इसको एक्युमुलेट किया जा सकता है। आज एक हमने ओपन लो सेम है और स्टॉक हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न के अंदर है। तो यहाँ पे एक बार के लिए आप ध्यान रख सकते हैं। इसका मेजर जो रेवेन्यू फ्रंट है वो यूरोप के तरफ है, तो ये टैरिफ की न्यूज़ की वजह से एक शार्प करेक्शंस हमने देख लिया है। अब वीकली में एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, साथ ही साथ आप मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो वहाँ पे भी एक बुलिश सेटअप हमें देखने को मिल रहा है। तो प्रीकैम के ऊपर डेफिनेटली यहाँ पे एक बार के लिए लॉन्ग कर सकते हैं हम। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस 140 का रहेगा। रिस्क ही ये ट्रेड है, लेकिन कहीं न कहीं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। ऊपर में 200 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो समल पर एक राय 200 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। अगर पोजीशन है उसे बिल्कुल इंटैक्ट रखिए, नई पोजीशन के लिए भी एंट्री अपॉर्चुनिटीज ढूंढी जा सकती है। चंदन जी, आपसे ट्रेंड पर एक राय जानना चाहूंगी। एक सडन अपसर्ज दिखाने के बाद ऊपरी स्तरों से थोड़ी मुनाफा वसूली स्टॉक में इस वक्त नजर आ रही है। हालांकि 1.5% तक की तेजी आज भी है, इस वक्त भी नजर आ रही है। नतीजे आने वाले नंबर से ठीक पहले इस तरह का मोमेंटम बिल्ड होता हुआ, नतीजों की एक्सपेक्टेशंस भी रेवेन्यू के फ्रंट पर नंबर्स ठीक ठाक रहेंगे। हालांकि मुनाफे में विजिबल डाउनसाइड नजर आ सकती है, ये अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। SSSG ग्रोथ जो है वो रेवेन्यूज को काफी हद तक सपोर्ट करेगी। टेक्निकली चार्ट्स पर ट्रेंड क्या राय देंगे आप? बिल्कुल, देखिए ट्रेंड में कंपैरेटिवली एक रेंज बाउंड बायस है। इतना रिकवरी नहीं है, बट नीचे के लेवल से बॉटम प्रोसेस बने हैं। इसलिए मैं लगभग 6 दिन के प्राइस बिहेवियर की बात करूं तो 5400 के ऊपर जा नहीं रहे, बार बार सप्लाई आ रही है, बट एट द सेम टाइम 5100 का बेस बन रहा है। तो 5100 से 5400 ये एक प्रोबेबल रेंज रहेगी। मेरे हिसाब से ये रेंज पार करती है तभी नया मूव बनेगा, तब तक इस रेंज को प्ले करना चाहिए। अभी तक किसी के पास पोजीशन है तो 5100 का सपोर्ट बनाइए। अग्रेसिव स्टेंस तभी यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए जब 5400 पार करे। 400 के लेवल्स का करना होगा इंतजार। स्ट्रैटेजी बैक्ड यहाँ पर कामकाज करना चाहिए। ट्रेंड में नतीजों से ठीक पहले हो सकता है कि एक मूवमेंट देखने को मिले, नतीजों के ठीक बाद भी इस पर नजर रखनी होगी, क्योंकि रेवेन्यू के फ्रंट पर नंबर्स ठीक रह सकते हैं, लेकिन मुनाफे में जो कमजोरी के आसार है इस पर खास नजर रखी जाएगी। ट्रेंड के ही साथ साथ बजाज ट्विंस के भी नंबर्स आ जाने वाले हैं। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व नतीजों से ठीक पहले दोनों स्टॉक में डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिली है। बजाज फाइनेंस 9053 के लेवल्स पर ऑलमोस्ट 0.5% डिक्लाइंस के साथ इस वक्त ट्रेड करता हुआ। कैसे रह सकते हैं नतीजे अनुमान लेकर हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, बताएं बजाज फाइनेंस के नंबर से एक्सपेक्टेशन क्या लगाई जाए? देखिए, ठीक ठाक नतीजे आपको बजाज फाइनेंस के देखने मिलेंगे, जहाँ पे एनआई में करीब 23% की बढ़ोतरी होगी। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 27% और मुनाफे में 19.5% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान हम लगा रहे हैं। तो ये कंपनी ने जो अपना अपडेट दिया था Q4 का, उसमें कंपनी ने कहा था कि जो ओवरऑल कस्टमर फ्रेंचाइजी है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। AUM जो है उसमें 26% की बढ़ोतरी हुई है। न्यू लोन्स बुक जो है उसमें 36% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है और जो डिपॉजिट बुक है उसमें करीब 19% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो देखने मिली है। इसके लिए हमारा मानना है कि जो ओवरऑल ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं कंपनी की जो ओवरऑल कस्टमर फ्रेंचाइज बढ़ी है और साथ ही साथ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च है उससे आपको आते हुए दिखाई देगी। मार्जिन्स में करीब 5-10 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट आपको देखने मिलेगी। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो इस बार पीक आउट हो जाएंगे, तो आगे चल के अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल मार्जिन्स जो है वो स्टेबल होते हुए नजर आएंगे। इस क्वार्टर में हालांकि आपको थोड़ा दबाव देखने मिल सकता है। क्रेडिट कॉस्ट जो है उसमें थोड़ी बहुत गिरावट का अनुमान लगा रहे हैं हम, करीब 5 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट होगी। कलेक्शन एफिशिएंसी जो है वो अच्छी रहेगी, तो उससे कहीं ना कहीं बैलेंस शीट को मदद मिलेगी। गाइडेंस पे नज़र रखेगा, लेकिन नतीजों के अलावा एक और चीज़ पे आपको नज़र रखनी है और वो है स्टॉक स्प्लिट या बोनस, क्योंकि कंपनी ने कहा था कि नतीजों के साथ वो स्टॉक स्प्लिट या बोनस का भी ऐलान करने वाली है, तो सभी की नज़र इस पे भी रहने वाली है। ठीक है वरुण, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये पूरे की पूरी जानकारी देने के लिए बजाज फाइनेंस के रिगार्डिंग। और इस समय आप देख पा रहे हैं बजाज फाइनेंस के नतीजों का जो अनुमान है। एक काम करते हैं, जरा पता भी कर लेते हैं। तेजस, एक बार जरा चेक करोगे? एक काम करना, दोनों चेक कर लेना, बजाज फाइनेंस और फिनसर्व, ये भी चेक कर लेना बैक टू बैक सर। देखिए, एनबीएफसी स्पेस हमें काफ़ी पसंद है और बजाज फाइनेंस जो लीडर है, दिग्गज है, इसमें हमने पिछले दिनों थोड़ा सा करेक्शन देखा है, लेकिन जो स्टॉक्स का ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर है अभी भी स्ट्रांग है। बजाज फाइनेंस अभी इसकी जो 20 दिन की मूविंग एवरेज के करीबन ट्रेड कर रहा है, 9000 का सपोर्ट है। बट क्योंकि जैसे मैंने बताया ब्रॉडर स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, डिप में खरीदारी करनी चाहिए। इसका पोजिशनल स्टॉप लॉस 8675 का है। जब तक ये इंटैक्ट है हमें लग रहा है बजाज फाइनेंस
फाइनेंस, ये डिप में खरीदारी करनी चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे 9500 का पहला टारगेट लग रहा है हमें, और वो सरपास होता है तो 9700 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। और बजाज फिनसर्व की हम बात करें तो बजाज फिनसर्व का भी चार्ट स्ट्रक्चर रॉक सॉलिड है, और लगातार ये स्टॉक जो है एक नई ऊंचाई ये छू रहा है। रिसेंटली एक स्विंग हाई बना के स्टॉक में हमने एक माइनर डिप देखा है, बट मुझे लग रहा है ये डिप में भी ये स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। जब तक स्टॉक 1955 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, पोजिशनली हमें काफी अच्छा लग रहा है, और ऊपर में हमें लग रहा है ये स्टॉक 2150 से लेके 2200 तक भी जा सकता है पोजिशनली। ओके, ठीक है, डन, पॉइंट टेकन। दोनों शेयर्स पे आपने रिकमेंडेशन दे दी है। चंदन सर, एक छोटा सा आपसे और क्वेश्चन पूछना था, कोई ऑप्शंस का ट्रेड है क्या? अगर आप अलाउ करें तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं 24,500 का स्टॉप लॉस लगा के पुट प्लस कर सकता हूँ सर? नियर बाय की स्ट्राइक की जो आप बोलोगे वो देख सकता हूँ मैं, क्योंकि सीरीज नहीं है अभी, मेरे पास समय भी होगा, और दूसरा आर्टिफिशियल थोड़ा तेजी भी है मार्केट में, है ना, तो पुट मेरे को सस्ती मिल जाएंगी। देखिए, दो चीज मैं यहाँ पे ध्यान रखना चाहूंगा। पहले तो इंडेक्स 24,444 का जो की लेवल है, चाहे आप गेन फेन की बात करें या फिर टाइम साइकिल की नंबर की बात करें, तो उस लेवल के आसपास आया है। बट मेरा ये कंसर्न है कि यदि इन लेवल को होल्ड कर दिया तो इंडेक्स 25,000 की तरफ रुख पकड़ लेगा। तो मैं इसलिए कॉन्ट्रा नहीं जाऊंगा, हालांकि यहाँ पे हर्डल है। तो ये सजेशन उन्हीं को रहेगा जो यहाँ पे कॉन्ट्रा व्यू लेना है। अदरवाइज मैं तो बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति की तरफ जाना चाहूंगा, विद द व्यू कि इंडो पाक और जियोपॉलिटिकल कंसर्न के बावजूद भी इंडेक्स ने 23,850 नहीं तोड़ा और हायर बेस बन रहे हैं। तो पुट के लिए ज्यादा रुझान नहीं है। फिर भी यदि हम डिस्कस करें पुट के ट्रेड्स पे या कॉल्स के ट्रेड पे, तो मैं यहाँ पे क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। एक तो आपको मैं यहाँ पे 24,400 की पुट की तरफ यदि नजर डालूं, तो 24,400 की पुट में तो वैसे तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, बट कहीं ना कहीं 170 के आसपास के सपोर्ट है। तो किसी को 24,400 का पुट लेना है तो 170 से लेके 260 की रेंज को प्ले करना पड़ेगा। वहीं हम कॉल की बात करें 24,500 की, तो 24,500 की कॉल अभी लगभग 209 के आसपास चल रही है, और यहाँ पे हल्के से हायर बेस बन रहा है। आज का ओपन लो भी सेम है, तो दोनों ही स्ट्राइक में लगभग 165 170 के सपोर्ट है, 260 के अपसाइड है। तो अभी एज ऑफ नाउ कॉल और पुट में मार्केट मिक्स है। कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है तो 24,400 की पुट में जा सकते हो, विद द व्यू कि 24,500 निकल जाए तो आप सौदा काट दोगे। ठीक है, 24,400 की पुट ले सकते हैं, एक कॉन्ट्रा व्यू बन सकता है, और एग्जिट का जो लेवल होगा 24,500 आ जाए तो उसमें से आप एग्जिट कर लीजिएगा। ये सलाह चंदन जी की। 24,400 के ऊपर इस वक्त निफ्टी आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। किरण जी, आज बीएल में फिर से हम तेजी देख रहे हैं, 2.5% ऊपर ये शेयर है, और निफ्टी का सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर है। पिछले 8 में से 7 सत्र में तेजी है, और 300 रुपए के ऊपर आकर बढ़िया स्ट्रेंथ दिखा रहा है। बीएल में आपके टारगेट्स क्या होंगे, और क्या मौजूदा भाव से भी इसको खरीद के चल सकते हैं? सो बीएल की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से ओवरऑल चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रही है, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, साथ ही साथ देखोगे तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। तो जब तक ये स्टॉक 300 के ऊपर ये तेजी कंटिन्यू रह सकती है। ऊपर में 320 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस है, जैसे ही वो क्रॉस करेगा आपको 340 350 तक की रेंज ओपन होती हुई दिखेगी। तो एज ऑफ नाउ 300 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखना चाहिए, 320 के ऊपर फ्रेश खरीदारी भी करनी चाहिए। बीएल को लेकर ये व्यू किरण जी की तरफ से। किरण जी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए, और तमाम शेयरों पर अपनी रणनीति साझा करने के लिए। चंदी जी, टाटा मोटर को लेकर देखिए फिर से इंटरेस्ट लोगों का बिल्ड हो रहा है। हमने 550 रुपए के नीचे के भी स्तर देखे, हालांकि वो 550 का स्तर का नीचे का स्तर तब आया था जब एक बार हम लोग 600 से राइज देकर 750 के लेवल देख चुके थे। भाव 680 के आसपास के हैं टाटा मोटर में। आपको लगता है कि कोई बड़ी तेजी यहां से और हो सकती है? मोटर्स को ट्रेड करना थोड़ा सा पिछले कुछ महीनों से टफ हो चुका है, क्योंकि आप देखोगे सितंबर में 1100 के प्राइस थे, वहां से लोअर टॉप लोअर बॉटम बने, और अप्रैल और मार्च की बात करें तो ऊपर में 723 भी गया था, बट वहां से 535 तक डिक्लाइन दिया, और वापस अभी 680 के आसपास चल रहा है। तो काफी बड़े स्विंग्स यहाँ पे देखने को मिले। तो इस काउंटर को मेरे हिसाब से ज्यादा अक्यूमुलेशन और एक बड़ी रेंज को प्ले करने पे फोकस करना पड़ेगा, रेदर देन छोटे स्विंग के लिए। मेरा एज ऑफ नाउ ऐसा मानना है कि 655 एक बड़ा सपोर्ट का काम करेगा, और धीरे धीरे जो मिड मार्च का हाई था 723 वहां तक के टारगेट बन सकते हैं। मोटर्स पर ये एक टेक बनता हुआ, लेकिन जहां विजिबल अपसाइड है उसका जिक्र तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन 3 स्पेसेस हैं जो कि आज परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, आईटी, एफएमसीजी।
दोनों ही सेक्टर्स में एक्शन नहीं है टुवर्ड्स डाउनसाइड। अगर आप देखेंगे निफ्टी आईटी इंडेक्स में भी वॉलेटाइल मूव्स और निफ्टी एफएमसीजी भी आईटी में फिर भी अपने खरीदारी के ट्रेंड्स को बरकरार रखने की कोशिश जारी है, लेकिन एफएमसीजी पैक बिकवाली झेल रहा है और निफ्टी फार्मा इंडेक्स ये सरप्राइजिंगली गिरावट आज के सत्र में देख रहा है डिफेंसिव्स के तौर पर। अगर आप देखेंगे लार्जर प्लेयर्स भी नजर आए, निफ्टी 50 के लार्जर ड्रैगर्स या जो कमजोरी वाले स्टॉक्स हो देखेंगे तो उसमें फार्मा मेजर्स आपको नजर आएंगे, जैसे कि डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, सिप्ला, ये सारे के सारे स्टॉक्स में आज गिरावट देखने को मिली है। ये तो निफ्टी 50 वाले लार्जर स्टॉक्स की बात हुई। निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी में लेबोरेटरी से जुड़ी कंपनियां हैं, डिविज लेबोरेटरीज में बिकवाली का दबाव, जाइडस लाइफ में गिरावट है, टोरेंट फार्मा बिकवाली झेलता हुआ और ब्रॉडर मार्केट्स के भी ड्रैगर्स यानी कि जहां कमजोरी है उन स्टॉक्स को देखेंगे मिड कैप में ऑरोबिंदो फार्मा, ल्यूपिन, ये सारे स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त बिकवाली झेल रहे हैं। किरण जी, फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, हॉस्पिटल स्पेस में आज गिरावट है। इस गिरावट में क्या कोई एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, बिकॉज ये वही स्पेस है जो कि लगातार बाजार को सपोर्ट करने का काम करता है। ओके, किरण नहीं हमारे साथ। तेजस, आपसे इसी पर टेक जानना चाहेंगे, फार्मा में जो गिरावट है इस गिरावट को कैसे प्ले आउट करना चाहिए? देखिए, फार्मा स्टॉक की बात करें तो हमें लग रहा है कि जो सन फार्मा है उसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रांग है। स्टॉक ने कल के सत्र में एक ब्रेकआउट दिया था, फ्रेश ब्रेकआउट आया है स्टॉक में 1820 के ऊपर, और आज की जो गिरावट है वो एक हल्की सी पुल बैक देख रहे हैं क्योंकि स्टॉक 1600 के लेवल से चल चुका है। तो ऑलमोस्ट इन लास्ट 10-15 डेज स्टॉक ने 10 से 12% की अपसाइड दिखाई है। तो करंट डिप में खरीदारी करनी चाहिए। अगर स्टॉक करीबन 1800 के करीबन मिलता है तो दैट विल बी आइडल लेवल टू गो लॉन्ग। पोजिशनली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 1750 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए और आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है ये स्टॉक 1850 से लेके 1910 तक के भी लेवल दिखा सकता है। और दूसरा जो स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है डिवीज लैब। डिवीज लैब का भी चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो थोड़ा पॉजिटिव है। स्टॉक में एक स्विंग हाई बना था करीबन 6300 के करीबन, और उसके बाद हम स्टॉक में थोड़ी सी मुनाफा वसूली देख रहे हैं। बट ओवरऑल देखेंगे तो ये जो मुनाफा वसूली आ रही है वो एक नॉर्मल सा प्राइस रिट्रेसमेंट है और स्टॉक जो है अभी 10 दिन की मूविंग एवरेज के करीबन ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से अगर 1 से 2% की और गिरावट आती है तो डेफिनेटली 5700 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी करनी चाहिए। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में फिर से ये स्टॉक उसका जो प्रीवियस स्विंग हाई था 6300 का वो रीटेस्ट कर सकता है। पे एक टेक बनता हुआ स्पेस पर नजर होनी चाहिए। इस वक्त कमजोरी यहाँ पर एज वी टॉक बाजार में भी ऊपरी स्तरों से गिरावट हावी होती हुई। निफ्टी में ऑलमोस्ट 100 अंकों के बिकवाली, 24,355 के लेवल्स इस वक्त देखने को मिले हैं। चार्ट्स अगर आप देखेंगे गिरावट हावी होती हुई इस वक्त सेंसेक्स में ऑलमोस्ट 400 अंकों की बिकवाली। शुरुआत मजबूती के साथ हुई, शुरुआती मजबूती के बाद अब इस वक्त एक कह सकते हैं गिरावट बाजार झेलता हुआ। वहीं बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 400 अंकों की बिकवाली, 55,556 के लेवल्स के आसपास अब भी ट्रेड्स हैं, लेकिन ऊपरी स्तरों से यहाँ पे भी गिरावट और यही तस्वीर मिड कैप और स्मॉल कैप में भी। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन का एक ट्रेड आपको बताते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन में। 5 पैसा कैपिटल से सचिन गुप्ता जुड़ गए हैं ऑप्शन की रणनीति लेकर। सचिन, गुड मॉर्निंग, बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग। वेल, आज का जो ट्रेड है वो थोड़ा सा डिफेंस सेक्टर से रहेगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो प्रायर ट्रेडिंग सेशन से डिफेंस में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। सो आज हम रिकमेंड करेंगे यहाँ पर BEL को फॉर द ऑप्शन ट्रेड्स। और BEL का अगर सेटअप देखें डेली चार्ट पर लोअर साइड से एक अच्छा रिकवरी मूव कंटिन्यू करने के बाद स्टॉक ने रिसेंटली अपने एक इमीडिएट स्विंग हाइज को ब्रेक किया है और अपसाइड में सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है फर्दर अपवर्ड मोमेंटम, फर्दर स्ट्रेंथ यहाँ पे और कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है। सो BEL में 315 रुपए का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी, जिसका प्रीमियम नियर अराउंड 12 रुपए 30 पैसे 40 पैसे के आसपास चल रहा है। और इसमें एक स्टॉप लॉस रहेगा 10 रुपए 90 पैसे का। वहीं ऊपर के साइड में करीब 15 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि इसका लॉट साइज 2850 का है तो यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट 7695 का रहेगा, वहीं मैक्सिमम लॉस 3990 रुपए तक देखने को मिल सकता है।
शुक्रिया सचिन। ऑप्शन की रणनीति हमें बताने के लिए BEL 315 की कॉल खरीदने की राय, लक्ष्य 15 के स्टॉप लॉस 10 रुपये और 90 पैसे का, मुनाफा अधिकतम कॉल वर्कआउट होने पर 7,695 पर और अधिकतम नुकसान जो है 3,990 पर अगर रिवर्स होती है कॉल तो फिर दिख सकता है। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर FNO ट्रेडिंग को लेकर। FNO ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। FNO ट्रेडर्स को औसतन 50,000 का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है। मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। तो अपने एडवाइजर से सलाह लें, उसी के बाद FNO में उतरें। ऊपरी स्तरों से बाजार फिसलता हुआ इस वक्त निफ्टी पर आपकी नज़र होनी चाहिए। दिन के निचले स्तरों पर निफ्टी में इस वक्त कामकाज करीब 150 अंकों की बिकवाली जहां शुरुआत हमने देखी थी वहां से बनती हुई 24,316 के लेवल्स पर लुढ़कता हुआ लाल निशान के साथ निफ्टी में इस वक्त ट्रेड देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी की लेवल्स पर भी एक नज़र होनी चाहिए। यहाँ पर भी ऊपरी स्तरों से गिरावट हावी होती हुई निचले स्तरों की तरफ 55,534 के स्तर। बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं शुरुआत हुई थी वहां से करीब 300 अंकों की गिरावट। सेंसेक्स ऊपरी स्तरों से 450 अंक फिसलता हुआ। लेकिन इस वॉलेटाइल मूव में भी एक स्क्रिप्ट है चंदन जी, जो कि दिन प्रतिदिन वन साइड तेजी पर ही ट्रेड करती है और वो स्क्रिप्ट है BSE लिमिटेड। जिन्होंने एंट्री ली है वह यही सोच रहे होंगे कि प्रॉफिट बुक करने की सोचे या नहीं, क्योंकि अगले दिन ये स्टॉक और ज़्यादा आउट परफॉर्म कर जाता है। जो एंट्री लेना चाहते हैं उन्हें लगता है कि एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलेगी कब। BSE लिमिटेड के स्टॉक को आज अगर देखेंगे 6,771 के लेवल्स पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ। कहाँ हम पिछले एक महीने में इस स्टॉक को 25% के रिटर्न देता देख चुके हैं। पिछले 6 महीने तक अगर आपने इस स्टॉक को रखा है ऑलमोस्ट 50% के गेंस। 4,284 से 6,775 का सफर। चंदन जी, BSE लिमिटेड काफी शानदार सफर रहा है और मैं दो चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगा। एक तो हमने यहाँ पे निफ्टी की पुट के बारे में बात की थी 200 के आसपास कि 260 270 जाने चाहिए, उसका हाई एग्जैक्टली 275 बना है और कहीं ना कहीं 24,444 के आसपास इंडेक्स थोड़ा अटकता हुआ लग रहा था। अब हम BSE की बात करें, मैं मानसी जी आपको बताना चाहूंगा BSE पिछले लगभग 1-1.5 साल से हमारा प्रिफर्ड पिक रहा है। हर बार आई थिंक जहां पे भी किसी ने कन्विक्शन के साथ ट्रेड के बारे में बात की है, हमने यहाँ पे BSE के बारे में बार बार जिक्र किया। इनफैक्ट 7-8 वीक पहले भी जो डिप आया था उसमें भी यही सजेशन था कि BSE में आपको डरने की जरूरत नहीं है। जिस हिसाब से प्राइस सेटअप है 7,000 से 7,500 तक के भाव यहाँ पे होने चाहिए। तो अभी भी उन टारगेट पे हम अडिग है। कहीं ना कहीं एक मोनोपोली बिजनेस है। 17-17.5 करोड़ डीमेट अकाउंट देश में है। 40 लाख नए डीमेट अकाउंट हर महीने हो रहे हैं। लगभग 20-25 हजार का SIP फ्लो है। इक्विटी मार्केट में अभी भी हाउस होल्डिंग इनकम का 6-6.5% कंट्रीब्यूशन है और जिस हिसाब से छोटे छोटे सिटीज में, शहरों में इक्विटी मार्केट की प्रति रुझान है, साफ संकेत दे रहा है कि कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनीज परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। मैं आपको जैसे उदाहरण देना चाहता हूँ, इस वीकेंड में अपने होम टाउन बीकानेर गया था। मतलब मार्केट का क्रेज एक अलग ही लोगों में बन रहा है कि कैसे हम SIP करें, कैसे म्यूचुअल फंड करें, कैसे हम डायरेक्ट इक्विटी में बात करें। और मेरा तो मानना है कि अगले आने वाले 3 से 5 सालों में जो 17 करोड़ डीमेट अकाउंट है वो कहीं ना कहीं 25 से 30 करोड़ तक होते हुए नजर आएंगे। तो ये एक्सचेंज एक मोनोपोली बिजनेस है, यहाँ पे मोमेंटम बनेगा और NSE का लिस्टिंग भी यहाँ पे BSE के लिए एक ट्रिगर है। तो मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। काफी कन्विक्शन से हम लगातार यहाँ पे बोल रहे हैं, उसके लिए आपको भी धन्यवाद कि आप अपने दर्शकों को बार बार इस कन्विक्शन ट्रेड को बता रहे हैं। अभी भी मेरा मानना है आपको पोजीशन रखनी चाहिए। 6,000 के ट्रेलिंग सपोर्ट है, अभी भी 7,000 से लेकर 7,500 तक के टारगेट है। इमीडिएट बेसिस पे बात करें तो मेरा मानना है कि 6,450 का सपोर्ट है, ऊपर में 7,000 तक के टारगेट के लिए। ठीक है सर, BSE पे आपका कन्विक्शन देखने लायक है और आप, मेरे को याद है आपने काफ़ी बार इसके बारे में बोला भी है कि ये शेयर थोड़ा रखो, भले ही ऊपर नीचे करता हो लेकिन आपको अच्छा पैसा बना कर देगा एट द वेरी लास्ट। इन्वेस्टर्स का काउंटर है ये BSE। और इस बीच आप देखेंगे तो जैसे निफ्टी लाल निशान में आया तो हमने जो पुट की जिक्र किया था जस्ट थोड़ी देर पहले ही आपसे, चंदन सर आपको ध्यान होगा जब 444 का लेवल था तभी मैंने आपको हिट कर दिया था कि एक बार आप जरा गाइड कीजिए हमको पुट। हमारा कन्विक्शन तो हाई था कि पुट कब पैसे बनेगा। मेरे को सर एक छोटी सी पॉइंट और आपसे पूछना है, जब हम आ ही गए हैं लाल निशान में तो बस मेरे को एक पॉइंट आपसे और जानना है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि अभी 100-125 पॉइंट और छोड़ेगा पैसा ऊपर से ये, और ये 24,200 पे कुछ सोचें कि अब क्या करना चाहिए। टिल 24,200 जब तक नहीं आता, एक बार जो पुट जिसने जहाँ पे रेट पे पकड़ी है पकड़े रखे, एक बार जरा एक बार ये बता दो बस।
बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। देखिए बाजार में ओवरऑल बायस भले ही पॉजिटिव हो, हमारा ये भी मानना है कि 24,500 जाएगा, 25,000 जाएगा, बट इन बिटवीन छोटे स्विंग को कैप्चर करना चाहिए और 24,200 एक रीजनेबल बाजार में सपोर्ट है। हल्का सा मंदी का विजन पहले तो ये है कि 24,444 एक बहुत बड़ा लेवल था, उसको पार करने से पहले मार्केट को थोड़े बहुत झटके सहन करने पड़ेंगे। दूसरा, विक्स में 3% की बढ़त है। आप देखो कि मार्केट भले ही 24,000 के ऊपर होल्ड कर रहा है, बट पिछले 4 दिनों में विक्स 13-14 से लेके 17.5 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हो, आपने पुट लिया है 40-50 पॉइंट का मुंह कैप्चर कर लो, अगले स्ट्राइक में शिफ्ट कर लो, या लिया है 30-40 रुपए ऊपर बेच के आधा क्वांटिटी वापस नीचे में ले लो। तो इस तरह से आप पुट के ऑप्शन में चर्निंग कर सकते हो। बट मेरा ऐसा मानना है 24,444 के ऊपर अब जब तक क्लोज नहीं हो, 24,200 और 24,050 तक के डाउन साइड भी एक बार देखो, उसके बाद में नया लेग ऑफ द रैली बनना चाहिए। हालांकि बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी आपको 150 पॉइंट की तेज़ी है। मैं एक आपको एल्गो सॉफ्टवेयर जिसका मैं इस्तेमाल करता हूं, अगर मैं उससे देख के बताऊं तो अभी भी जो तेज़ी करने वाले लोग हैं वो इसमें थोड़े ज़्यादा खड़े हैं, बट निफ्टी के अंदर अभी मंदी करने वाले लोगों की संख्या थोड़ी बड़ी है। इसलिए मेरा मानना है कि 24,200 तक आ सकते हैं। चंदन सर भी आपको यही पॉइंट अभी नोटिस करा रहे हैं। ओवरऑल अम्ब्रेला ठीक है, बट उसके बीच में जो स्विंग्स मिलेंगे उसके बेनिफिट भी लो। ये 200-200 पॉइंट करके जोड़ोगे ना तो 1000 पॉइंट जुड़ जाएंगे 5 बार में, अगर सही बैठ गए तो। लेकिन ये प्रोफेशनल लोगों का काम है, ध्यान रखिएगा, मोह ना पालिएगा, थोड़ा क्रूअल होके मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस और टारगेट को फॉलो कीजिएगा। ये बाजार नरम दिल वाले लोगों के लिए नहीं है, थोड़ा कठोर दिल वालों के लिए है। खैर एनी हाउ 22 पॉइंट चले गए अब तक निफ्टी के अंदर, और इसके फ्यूचर्स भी करीब 15 से 16 पॉइंट नीचे है। नंबर्स आए पीएनबी हाउसिंग के, शानदार नंबर आए, तेज़ी भी देखने को मिल रही है। पूरी डिटेल बताने के लिए वरुण दुबे मेरे साथ जुड़े हैं। वरुण, ऐसा क्या हुआ था नंबर्स में जो आज शेयर को 5-6% ऊपर आना पड़ा? देखेंगे तो इसके पहले पीएनबी हाउसिंग के पहले जितने एनबीएफसीज के नंबर आए वो थोड़े कमज़ोर थे, तो उम्मीदें जो है वो वैसे ही कम थी। लेकिन पीएनबी हाउसिंग के ओवरऑल नतीजे जो है वो अनुमान से काफ़ी बेहतर देखने मिले। आप देखिए कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिली, वहाँ पे करीब 5 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली। एनपीएस जो है उसमें कमी हुई, ऑलमोस्ट 12 बेसिस पॉइंट के आसपास की कमी जो है कंपनी की ग्रॉस एनपीएस में देखने मिली। रिटेल डिसबर्समेंट को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे 24% की अच्छी खासी ग्रोथ जो है वो कंपनी ने डिलीवर की है। काफ़ी सारी कंपनीज में अगर आप देखेंगे तो डिसबर्समेंट जो है वहाँ पे डी ग्रोथ देखने मिली, या फिर कुछ कंपनीज में तो मल्टी क्वार्टर लोस पे देखने मिली, लेकिन इस कंपनी में करीब 24% के आसपास की ग्रोथ देखने मिली। इस कंपनी ने कहा था कि हम अफोर्डेबल सेगमेंट में 5,000 करोड़ रुपए का ईएम करेंगे। वो लक्ष्य जो है वो कंपनी ने इस क्वार्टर में या फिर FY25 में पार ऑलरेडी कर लिया है। और Q4 में रिटेल डिस्बर्समेंट जो है उसमें 40% के आसपास का हिस्सेदारी जो है वो अफोर्डेबल और इमर्जिंग सेगमेंट से थी। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें थी जो कि कंपनी के ओवरऑल काफ़ी अच्छी थी। आप गाइडेंस भी अगर कंपनी का देखेंगे तो कंपनी का कहना है कि आगे अफोर्डेबल और इमर्जिंग सेगमेंट में फोकस करेंगे। जो लोन ग्रोथ है वो करीब 18% रहने वाली है, पहले इन्होंने 17% की बात की थी। FY26 में जो अफोर्डेबल सेगमेंट है उसका कुल AUM जो है करीब 9,500 करोड़ रुपए जो है वो पहुंचने वाला है। निम जो है वो स्थिर रहेंगे, क्रेडिट कॉस्ट जो है वो भी कम रहने का अनुमान जो है वो कंपनी का है, और ROA जो है 2.5% से 2.6% के बीच में जो है वो रहने का अनुमान कंपनी ने लगाया है। यानी कि नतीजे तो अच्छे दिए, साथ ही साथ आगे की जो ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स है या फिर जो गाइडेंस कंपनी ने दिया है वो भी काफ़ी बेहतर है। इसके लिए इन्वेस्टेक ने भी यहाँ पे इस कंपनी को अपग्रेड कर दिया है। होल्ड से बाई की सलाह, प्राइस टारगेट 1025 से बढ़ा के 1175 का इन्होंने दिया है। इनका कहना है कि जिस तरह से कंपनी का परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा है, और अफोर्डेबल और इमर्जिंग सेगमेंट जो है उस पर कंपनी का फोकस है, जो कि आगे कंपनी के ओवरऑल ग्रोथ में काफ़ी फायदा पहुंचा सकती है। मीडियम टर्म लोन ग्रोथ, मुनाफा जो है मजबूत रहने का अनुमान है, और इन्होंने FY27 के लिए अपने जो EPS एस्टिमेट है उसको भी बढ़ा दिया है। इनका कहना है कि ROE जो है 13% रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, और वैल्यूएशन इनका कहना है कि अपने 5 या 10 साल के एवरेज से कंपनी काफ़ी नीचे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, इसके लिए वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है। तो नतीजे अच्छे, गाइडेंस अच्छे, ब्रोकरेज का थम्स अप, और इसके लिए आप देख रहे हैं पीएनबी हाउसिंग में इस तरह की तेजी है। फंडों का डाटा भी अच्छा, और इसके अंदर थोड़ी रिकमेंडेशंस भी अच्छी, ये भी आप जोड़ लीजिएगा वरुण, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हमने इसके बारे में पता भी किया था, और डेरिवेटिव डाटा की शीट से बेसिस पर ये भी बताया था कि पीएनबी हाउसिंग के अंदर आज बहुत बढ़िया बाइंग हुई है। उस समय शेयर 5.5-6% था, अभी 7.5%, 8% इनफैक्ट ऊपर हो चुका है। ये गिरीश कौसगी जो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया हमारे सिस्टर चैनल के अंदर वो हम आपके सामने यहाँ पे रख रहे हैं। और जब से पहले कैनरा बैंक में थे ये, है ना, कैनफिन के अंदर थे ये, बाद में जब से पीएनबी हाउसिंग के अंदर आए तब से आप शेयर की तेज़ी देख लीजिए, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। ओपन इंटरेस्ट करीब 11% के आसपास का एडिशन भी इसके अंदर आज हुआ है, तो शेयर में तो दम है काफ़ी।
आज काफ़ी बढ़िया तरीके से ये शेयर खड़ा हुआ है, सारी रीजनिंग आपको बता दी गई है। आगे बढ़े चंदन सर, एक शेयर आपसे और पता करना है। कल था आरबीएल बैंक का दिन, आज बंधन बैंक चल रहा है, बट इसकी एक प्रॉब्लम है सर, इसका वॉल्यूम नहीं है इसके पीछे। मेरे को सिर्फ आपसे ये चेक करना है कि बंधन बैंक और कितना चलेगा। ये 3% ऊपर हो गया, अभी तो मार्केट के कॉन्ट्रा मार रहा है, लेकिन अभी क्या और चल सकता है? वॉल्यूम नहीं है सर, ये मैंने चेक कर लिया इसमें। देखिए, बंधन बैंक में जरूर पिछले कुछ दिनों से रिकवरी हुई है, कुछ सप्ताह से रिकवरी हुई है, बट ओवरऑल सेटअप अभी भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं वीकली चार्ट की बात करूं तो 128 से लेके 170 तक का मूवमेंट हुआ है, और उससे पहले 170 बहुत बड़ा एक लेवल होता था, और उसको तोड़ने के बाद में यहाँ पे नर्वसनेस बना था, बट वापस जिस हिसाब से 170 के लेवल आए हैं, एक बड़ा रोल रिवर्सल हुआ है। क्योंकि मैं ईयरली चार्ट सेटअप की बात करूं बंधन में, तो ऊपर में 740 वाला काउंटर होता था, जो अभी 130 का लो बना के 170 है। मेजर ट्रेंड तो बड़ा नेगेटिव रहा है, बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा बार्गेन बाय बननी चाहिए। जिस हिसाब से सेलेक्टिव बैंकिंग काउंटर चल रहे हैं और बैंक निफ्टी परफॉर्म कर रहा है, आई थिंक बंधन में थोड़ी रिकवरी बननी चाहिए। डिप आए तो ही खरीदे, 165 का सपोर्ट लगाइए, 178 180 तक के स्विंग यहाँ पे बन सकते हैं। बंधन बैंक 170 रुपए के आसपास का भाव है, और बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी आज अच्छी हो रही थी, लेकिन ऊपरी स्तरों से हमने काफ़ी अच्छा खासा डिप देखा है, और जो गेंस रह गए हैं सिर्फ 160 अंकों के आसपास के रह गए हैं। निफ्टी सपाट है, 24,330 के आसपास है, यानी कि ऊपरी स्तरों से करीब 125 अंकों के आसपास की गिरावट निफ्टी में भी आ चुकी है। और उसकी वजह ये देखिए, पहलगाम वाला जो मैटर है ना, काफ़ी सीरियस है, हम बार बार कह रहे हैं, और बार बार कहने के पीछे मकसद यही है कि आप बाजार में अलर्ट रहें, सचेत रहें, सतर्क रहें। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक बयान आया है, और उन्होंने कहा है कि पहलगाम अटैक के बाद भारत कभी भी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। रॉयटर्स से उनकी बातचीत हुई है, और देर रात ये बयान आया है सोमवार की रात को, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से तैयार है। इस बीच कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है, और ये कहा है कि संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाए और इस मसले पर चर्चा की जाए। देखते हैं क्या कुछ होता है। अपने रिपोर्टर को आगे हम जोड़ेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। थोड़ा सा ना आपको संवेदनशील रहना चाहिए इस मसले को लेकर बाजार में, अगर आपकी पोजीशन है तो। आज कंजम्पशन वाले जो शेयर हैं वो नरम है। नेस्ले में हम कमजोरी देख रहे हैं, आईटीसी में कमजोरी है, और अगर आप फार्मा को देखेंगे वहां पर भी नरमी के ही संकेत हैं। डॉक्टर रेड्डीज सन फार्मा जैसे शेयर, सिप्राइज से शेयर 1 से 1.5% के आसपास की गिरावट पर कारोबार करते हुए आपको दिखेंगे। चंदन जी, एक राय आपसे चाहिए बीएसई के शेयर पर। आज नया रिकॉर्ड हाई बन गया है बीएसई का, और मैं अगर मार्च के लो से अगर आप जोड़ेंगे इसकी तेजी को, तो ऑलमोस्ट 75-80% के आसपास की तेजी हो गई है। 3800 वाला शेयर अब ये 6800 के आसपास होने जा रहा है। बीएसई भी कितना चलेगा सर, कितनी स्ट्रेंथ आप देख रहे हैं? बिल्कुल, हमने इसके बारे में भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि बीएसई इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर, जिसको हम लगातार रिकमेंड कर रहे हैं। और आई थिंक मेरे पिछले लगभग 12-14 महीनों का जो प्रेफर्ड पिक हमेशा रहा है वो बीएसई रहा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। भले मार्केट ऊपर से नीचे गिरा है, बट इस काउंटर में ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिल रही है, और हर मेजर करेक्टिव मूव यहाँ पे खरीदारी में तब्दील हुए हैं। देखिए, बीएसई में 2-3 चीज मेजर हुई है। एक तो इनका जो वीकली एक्सपायरी में डेरिवेटिव्स में जो बिजनेस नहीं था वो बिजनेस हुआ है, कहीं ना कहीं 18-20% डेरिवेटिव्स में अभी ये कंट्रीब्यूट करने लग चुके हैं। उसके अलावा एनएसए का जब तक आईपीओ रहेगा वो एक सेंटीमेंट वाइज भी पॉजिटिव रहेगा, और कहीं ना कहीं बीएसई में भी जिस हिसाब से बिजनेस एक्टिविटी चल रही है, जो हम क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं डेरिवेटिव्स मार्केट, तो वो एक पॉजिटिव रुझान है, और हर लेवल पे हम बीएसई की खरीदारी की सलाह रहे हैं। और हमारा 7000 से लेकर 7500 का इसका ऑलरेडी टारगेट था, और कहीं ना कहीं ये उन लेवल को छूता हुआ नजर आ रहा है। तो पोजिशनली तो लगभग 7,500 तक के टारगेट बनाने चाहिए, बट इंट्राडे आप देखोगे तो मेरे हिसाब से 6,400 6,450 के स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ऊपर में 6,950 7,000 तक के टारगेट। बट कहीं ना कहीं इस काउंटर में हम पॉजिटिव है, लगातार पॉजिटिव व्यू है। और जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि अभी भी देश में लगभग 11.5% लोगों के पास डीमेट अकाउंट है, 17-17.5 करोड़ डीमेट अकाउंट है, और हर महीने 20 से 25,000 करोड़ का एसआईपी हो रहा है, हर महीने 40-42 लाख के न्यू डीमेट अकाउंट हो रहे हैं। टोटल हाउस होल्ड इनकम का अभी भी 6.5% पैसा इक्विटी मार्केट में जाता है। जिस हिसाब से छोटे छोटे बड़े बड़े शेयरों में इक्विटी के प्रति अवेयरनेस है, एक्सचेंज क्लियरली वहां पे बेनिफिशियरी है, तो इसके लिए बीएसई पे पॉजिटिव है। मैं समझ सकता हूँ 6,700 पे वो कन्विक्शन पास करना टफ है, बट ये कन्विक्शन पहले से पास करे, और अभी भी मेरा मानना है 7,000 और 7,500 तक के टारगेट काउंटर बनाता हुआ नजर आएगा। 7,000 क्या स्टेलर रनअप रहा है बीएसई का, और रुकने का नाम ले नहीं रहा है। ये डबल सेंचुरी लगा दी, 200 रुपये ऐसे जोड़ता है जैसे कि मतलब। ठीक है चंदन जी,
थैंक यू सो मच आज समय देने के लिए और तमाम हमारी जो क्वेरीज थी उसका बहुत ही अच्छे ढंग से समाधान करने के लिए। लेकिन ट्रेंड के नतीजे आज आने वाले हैं, जरा अनुमान उसका समझ लेते हैं। हमारी सहयोगी स्नेही हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्नेही, बताइए किस तरह की उम्मीदें हैं ट्रेंड से और कहाँ फोकस रहेगा? जी बिल्कुल, बहुत ही म्यूटेड क्वार्टर की उम्मीद रख सकते हैं हम इस बार क्वार्टर फोर में। ट्रेंड के बिहाफ पर ट्रेंड का क्वार्टर फोर का नंबर अगर हम देखें तो कंपनी ने वैसे ही उनका जो अपडेट प्रोवाइड किया था कुछ दिनों पहले वो वैसे ही दिखने में भी वीक था। अगर हम ब्रोकरेजेस का एक कंसेंसस लेते हैं तो स्टैंड अलोन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू हमें दिखता है 4031 करोड़ पर, जो कि सिर्फ एक 29.5% का ईयर ऑन ईयर अपटिक है। याद रखिएगा पिछले क्वार्टर में ये 37% हायर था, मतलब रेवेन्यू बढ़ने तो वाला है बट बहुत ही कम संख्या में अगर हम उसे क्वार्टर 3 के साथ कंपेयर करें तो। एबिटा की उम्मीद है हमें 609 करोड़ कंपेयर टू 477 करोड़, जो कि अब अप ऑलमोस्ट 28% है। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर हमें बहुत बड़ा एक कट देखने को मिल सकता है। 303 करोड़ की उम्मीद है कंपेयर टू 654 करोड़। एबिटा मार्जिन में भी थोड़ा सा हम कट देख सकते हैं 14.7% कंपेयर टू 15% ईयर ऑन ईयर। अब हमारी उम्मीद क्या रहेगी इन नंबर से? रेवेन्यू ग्रोथ जो हमें थोड़ा सा कम देखने को मिलने वाला है, ये मॉडरेशन जो हमें दिखा है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में ये कंपनी के इसके दम पर हो सकता है। ऑपरेटिंग डीलेवरेज जो कंपनी ने किया है वो भी एबिटा मार्जिन पर भारी पड़ सकता है। वेस्ट साइड और ज़ूडियो ने 10 और 122 स्टोर्स ऐड किए हैं इस क्वार्टर में। और फैक्टर्स जहां पर हमारी नज़र बनी रहेगी जब नंबर्स आएंगे, कंपनी का SSSG ग्रोथ क्या है, डिमांड आउटलुक क्या है, मेट्रो में टियर 2-3 सिटीज़ में स्टोर एक्सपेंशन का गाइडेंस क्या है, और शीन की जो भारत में एंट्री हुई है उसके दम पर कंपटीशन पर क्या आउटलुक है, इन सब फैक्टर्स पर नजर रहेगी। बट जी हाँ, बिल्कुल वीक क्वार्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम ट्रेंड से। वीक क्वार्टर एक्सपेक्टेड है, मुनाफा घट के हो सकता है आधा, और उसके पीछे की देखिए वजह ये है कि बेस थोड़ा बड़ा था प्रॉफिट का पिछली बार में, इसके चलते ये प्रॉब्लम थोड़ी आ सकती है। ठीक है, देखते हैं कैसे नंबर्स आते हैं। वेट एंड वॉच वाला मूड रहेगा फिलहाल। स्नेही, बहुत शुक्रिया आपका ये सारे डिटेल्स बताने के लिए। फिलहाल एक